हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो मच अवेटेड मूवी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जैक लिपोव्स्की और एडम स्टाइन। जैक इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं लेप्रेकॉन ओरिजिन्स और डेड राइजिंग वॉच टावर, और एडम के साथ मिलकर डायरेक्ट कर चुके हैं फ्रीक्स और किम पॉसिबल। इस फिल्म के राइटर हैं गाय ब्यूसिक और लॉरी एवंस टेलर। गाय ब्यूसिक इससे पहले को राइट कर चुके हैं रेडी और नॉट, स्क्रीम 6 और एबिगेल जैसी फिल्में, और इसकी स्टोरी दी है जॉन वॉट्स ने, जिन्होंने एमसीयू की स्पाइडरमैन मूवीज बनाई हैं, पर शुरुआत उन्होंने भी हॉरर से की थी क्लाउन के साथ। ये टीम देख के आप समझ जाओ मूवी में कितना दिमाग लगा है। फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइज की ये 6th मूवी है, जिसका 5 साल से वेट किया जा रहा था। अब जाके फाइनली ये रिलीज हुई है, और इंडिया में तो एक दिन पहले ही हो गई, वो भी हिंदी, तमिल और तेलुगु में। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले थिएटर्स में जाके ये मूवी देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए और मेकर्स को पता चल जाए कि इंडिया में भी इसके बहुत सारे फैंस हैं। अगर आप इस फ्रेंचाइज के बारे में कुछ भी नहीं जानते या बहुत ही कम जानते हो और ऐसा सोचते हो कि इसमें तो बस खतरनाक डेथ्स दिखाई जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन मूवीज की राइटिंग अलग ही लेवल पर है। अगर आपको फाइनल डेस्टिनेशन में पीएचडी करनी है तो मेरी ये वाली प्लेलिस्ट देखो। इस फ्रेंचाइज का लाइफ टाइम फैन ना बना दूं तो कहना। और इस वीडियो से पहले तो जरूर देख लो, तभी असली मजा आएगा, क्योंकि मैं इस मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो भी पुरानी मूवीज के रेफरेंसेस हैं वो सब आपको समझ आने जरूरी हैं, इसलिए एक बार रीकैप ले लो सारी मूवीज का। और वीडियो के एंड में मैं आपको इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो चलिए अब और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1968 में, और हम देखते हैं आयरिस और उसके फियांसे पॉल कैम्बल को, जो कि स्काई व्यू नाम के टावर रेस्टोरेंट की ओपनिंग में जा रहे हैं। और ये आयरिस के लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि पॉल वहां पे आयरिस को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। अब ये जो कैम्बल सरनेम है, ये रेफरेंस है इविल डेड के स्टार ब्रूस कैम्बल का। फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज ऐसा करती रहती हैं। खैर, वो दोनों अपनी रेड कार में एक ट्रेन ट्रैक को क्रॉस करके निकले, जिसके बारे में आयरिस को कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि पॉल ने उसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी सरप्राइज के तौर पर। और वो ट्रेन ट्रैक भी ऐसा था जिसमें क्रॉसिंग के पास एक डाइवर्जन था। उसे क्रॉस करके एक रिहायशी एरिया में एंटर होके वो रेस्टोरेंट तक पहुंच गए, जो लिटरली एक 494 फीट लंबा टावर था। उसमें से पूरे शहर का स्काई व्यू मिलेगा, इसलिए नाम भी स्काई व्यू है। अब यहाँ पे अगर आप पॉल की कार की नंबर प्लेट पे थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको दिखाई देगा फ्लाइट 180। 180 इस फ्रेंचाइज में समझ लो कि डेथ का नंबर है। अगर 180 दिखा तो डेथ भी आसपास ही है। और फ्लाइट 180 क्रैश 1st और 5th पार्ट में दिखाया गया है, यानी टाइमलाइन के हिसाब से वो क्रैश अभी सालों बाद होगा, पर उसका हिंट यहाँ पे पहले ही दिया जा रहा है कार की नंबर प्लेट के थ्रू। और इसकी आंखों से पट्टी हटाई तो वो पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि पॉल इस रेस्टोरेंट में लेकर आएगा जहाँ पे बस अमीर लोग आ रहे हैं। आज ओपनिंग सेरेमनी है, इसलिए सिर्फ गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया है, उन्हीं की रिजर्वेशन रखी गई है। यानी पॉल और आयरिस के लिए यहाँ पे कोई जगह खाली नहीं थी। फिर भी पॉल ने कुछ जुगाड़ लगा के काम करवा लिया। दोनों अंदर जाने लगे तो यहाँ रेडियो पे गाना चल रहा है, रिंग ऑफ फायर। फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज में गानों के ऊपर हमेशा ध्यान देना, वो आने वाले हादसे का संकेत देते हैं। अंदर जाते हुए आयरिस एक बच्चे को देखती है, जो कि वाटर फाउंटेन में फेंके हुए सिक्के निकाल रहा था। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड ने आकर उसे धमकाया कि ऐसे सिक्के निकालना बैड लक होता है। वो बच्चा चला तो गया, पर कुछ सिक्के फिर भी निकाल कर ले गया। उसके दिमाग में भी कुछ खुराफाती चल रहा था। आयरिस और पॉल ने अंदर जाने से पहले बाहर टावर के कटआउट के साथ फोटो खिंचवाई, जो कि यादगार रहेगी। फिर अंदर गए तो अंदर बस वेटिंग एरिया टाइप था, क्योंकि सारा हिसाब किताब ऊपर था। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी थी और लिफ्ट भी, लेकिन सीढ़ियों से इतनी ऊपर भला कौन ही जाने वाला था। सब लिफ्ट के अंदर ही जा रहे थे और लिफ्ट पूरी ओवरलोड होके चल रही थी। अब आयरिस तो पहले से ही सावधानी बरत के चलती है, इसलिए उसने थोड़ी देर वेट करना बेहतर समझा। पर जो लिफ्ट की ऑपरेटर थी उसने इंसिस्ट करके दोनों को अंदर फिट कर लिया, और यहाँ भी वो बच्चा उनसे पहले अंदर घुस गया। हम ये भी देख पाए कि लिफ्ट का दरवाजा कभी कभी पूरा बंद नहीं होता, जोर लगा के खुद बंद करना पड़ता है। अब लिफ्ट स्टार्ट होते ही ऑपरेटर उस टावर के गुण बताने लगी कि कैसे ये शेड्यूल से 5 महीने पहले बन के तैयार हो गया। पर आयरिस को ये बात इंप्रेसिव तो नहीं लगी, उल्टा चिंताजनक लगी। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, आयरिस की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी,
क्योंकि शहर उसकी आंखों के सामने छोटा होता जा रहा था। ऊपर से वो शरारती बच्चा ग्लास के फ्लोर पे ही कूदने लगा और उसके कूदने से आयरिस घबरा रही थी तो आयरिस को देखकर हंस रहा था। इससे ये भी पता चल गया कि इस बच्चे के माँ बाप इसे सही गलत बताते ही नहीं। यहाँ पे आयरिस के पीछे एक लेडी खड़ी है, मिसेस फुलर, जो आयरिस को देख के मुंह बना रही है क्योंकि आयरिस ने अमीरों वाले कपड़े नहीं पहने हुए। खैर ऊपर पहुंचे तो पता चला कि इतनी हाइप क्यों है। ऊपर एकदम शानदार बना हुआ था, पर दिक्कत ये हो गई कि पॉल के नाम की वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं थी। टेबल सारे फुल थे तो उसे बोला गया चल साइड हट। पॉल ने बोला कि मैं जेक को जानता हूँ, पर जेक को जानने से कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि जेक को आज सुबह ही निकाल दिया गया। जेक का वादा फेक निकला। अब माहौल पूरा ऑकवर्ड हो चुका था तो पॉल को चीयर अप करने के लिए आयरिस ने एक गुलाब उसके कोट में लगा दिया, पर उस गुलाब का कांटा आयरिस की उंगली में चुभ गया। आयरिस को बाहर देखने में भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि टावर की बड़ी बड़ी विंडोज बाहर की तरफ टिल्टेड थी, जिनसे ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा था जैसे टावर एक तरफ झुका जा रहा है। जब वो काफी ज्यादा अनईजी हो गई तो आखिर में उसे वॉशरूम की तरफ जाना पड़ा उल्टी करने, पर बीच में काफी लोग नाच रहे थे और वहाँ पे सिंगर भी लाइव गा रही थी। वहाँ का फ्लोर भी पूरा ग्लास का था, जिससे नीचे देखने पर आयरिस की हालत और खराब हो गई क्योंकि जिस मेटल पे पूरा ढांचा टिका हुआ था वो भी कांपता हुआ दिखाई दे रहा था। आयरिस बस कुछ देर के लिए खड़ी हुई नीचे देख रही थी कि तभी किसी ने शैंपेन की बोतल खोली और उसका कोक जाके सीधा झूमर पर लगा, जिससे झूमर का एक नुकीला टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया। अब वैसे तो उसके एकदम नीचे आयरिस खड़ी थी और वो उसी के सर में घुस जाता, लेकिन मन खराब होने की वजह से आयरिस एकदम सही टाइम पर वहां से हट गई, जिसके चलते वो टुकड़ा सीधा ग्लास फ्लोर पर गिरा और उसकी नोक लगने से फ्लोर में क्रैक आ गया। यानी डेथ की चेन रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है। आयरिस वॉशरूम में गई तो वहां पर उसकी मुलाकात सिंगर से हुई, जिसका बेटा भी वहीं पर बैठा हुआ अपनी टॉय ट्रेन के साथ खेल रहा था। और आयरिस को देखकर उस सिंगर को पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है, जो कि पॉल को भी नहीं पता क्योंकि आयरिस ने अब तक बताया ही नहीं। उस सिंगर ने आयरिस को हिम्मत दी और फिर वो अपने काम पर लग गई। इतनी देर में पॉल भी आ गया और वो आयरिस को खुली हवा खिलाने ऊपर टॉप पर ले गया, जहाँ पे वो बच्चा भी था। अब आयरिस को भी कुछ बताना था और पॉल को भी कुछ बताना था, तो आयरिस ने बोला यू गो फर्स्ट। पॉल ने बोलना शुरू किया, लेकिन इस बीच काफी कुछ हुआ, जैसे आयरिस के पीछे खड़ी लेडी की हैट हवा की वजह से नीचे गिर गई और वो बच्चा जो सिक्के फाउंटेन में से उठा कर लाया था उन्हें टॉप पे से वापस फाउंटेन में फेंक रहा था। इस बार दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका कि अगर ये सिक्के किसी के सर पे गिर गए तो उसकी जान ले लेंगे, पर वो कहाँ मानने वाला था। खैर इस बीच पॉल ने आयरिस को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और आयरिस ने उसे बता दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो दोनों ही काफी खुश हो गए। पॉल ने आयरिस को अंगूठी पहनाई जो थोड़ी टाइट थी, पर आयरिस ने जैसे तैसे फंसा ली। बस फिर दोनों नीचे चल दिए सेलिब्रेट करने, पर जाते जाते आयरिस ने देखा कि उस बच्चे ने पूरा जोर लगाकर एक सिक्का नीचे फेंक दिया और सिक्के पे लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। अब जैसे सिक्का सही जगह पर आया एकदम से हवा चली, जिसने उस सिक्के को एयर वेंट में फेंक दिया और वहां से होते हुए वो सिक्का जाके फंस गया एक एग्जॉस्ट फैन में, जिस वजह से फैन का एक ब्लेड टूटकर जा घुसा गैस हीटर में, जिससे गैस लीक होने लगी। इस बीच नाच गाना तो चल ही रहा था, जिसमें पॉल और आयरिस भी शामिल थे। सिनर्स का नाच गाना फेमस हो रहा है, पर असली बैंगर तो ये है। जैसे जैसे लोग नाच रहे हैं, यानी जो उनके स्टेप्स हैं, देखने लायक है कैसे वो भी डेथ के डिजाइन में योगदान दे रहे हैं। फ्लोर में जो क्रैक आया था वो लोगों के नाचने से फैलने लगा था, पर किसी का ध्यान ही नहीं गया क्योंकि सारे मगन थे। इसके अलावा जो मेटल स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर पूरा टावर टिका हुआ था, प्रेशर की वजह से उसके नट बोल्ट भी निकलने लगे थे। यानी एक डिजास्टर बनाने के लिए मल्टीपल इवेंट्स चालू हैं अभी। जैसे लोग पुडिंग क्रैक कर रहे हैं, वैसे ग्लास क्रैक हो रहा है, उधर गैस लीक हो रही है और जो मेन ढांचा है वो भी बिखर रहा है। जब इनका मेल होगा तब जन्म लेगा डिजास्टर। आयरिस को पहले से ही बैड फीलिंग आने लगी थी, इसलिए वो ग्लास फ्लोर से 2 कदम पीछे हट गई और बस तभी लोगों के कूदने की वजह से वो ग्लास फ्लोर टूट गया और उस पे खड़े सारे लोग बिखर के नीचे गिर गए। मेटल का जो ढांचा था उस पे भी गिर रहे थे, इसलिए वो भी टूट गया और तैयार कर लो 5 महीने पहले। मजेदार बात यह है कि अब नीचे रेडियो में गाना चल रहा है रेन ड्रॉप्स कीप फॉलिंग ऑन माई हेड, और बूंदे इतनी मोटी मोटी गिर रही थी कि पूछो ही मत। पॉल भी जैसे तैसे कांच पे लटका हुआ था, लेकिन चीजें मैसी होने में जरा भी टाइम नहीं लगा। जितना टाइट पकड़ता उतना कट लग के खून निकलता, जिससे फिसलन हो जाती। फिर भी उसने पूरा जोर लगा रखा था और उसी जोर लगाने की वजह से ग्लास ही टूट गया। ऐसे नहीं तो वैसे वो भी आयरिस के सामने ही गिर पड़ा, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही उस मेटल पे सर लगने से मारा गया। यू गो फर्स्ट। ये सब होने से भगदड़ तो मची गई थी और खाने में तड़का भी लग रहा था बहुत देर से। बस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिसेस फुलर को आग लग गई, जो कि लिफ्ट में भी लग रही थी इसे। मिसेस फुलर के फुल के खैर छोड़ो।
अब जलते हुए वो भागकर वहीं पे चली गई जहाँ पे गैस लीक हो रही थी और इस मिलन से हुआ एक बड़ा सा ब्लास्ट जिससे वो टावर क्या बन गया, रिंग ऑफ फायर, जो गाना पहले चल रहा था रेडियो में। ब्लास्ट होते ही सबसे पहले वो सिक्का निकला वेंट से बाहर। इतने में सिंगर ने अपने बेटे को छुपा दिया था, लेकिन बेटे के सामने वो खुद जिंदा जल गई और भी कई लोग ऐसे जल कर मर गए। बस आयरिस ने खुद को बचा रखा था क्योंकि वो मगन नहीं थी ना, शुरू से अलर्ट थी। अब बचे हुए लोग जान बचाने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी लिफ्ट ऑपरेटर आके बोली चलो सीढ़ियों की तरफ। यहाँ भी वो बच्चा सबसे पहले भागा और आयरिस भाग रही थी तो एक बूढ़ा उसे पीछे धकेल के खुद आगे निकल गया। लेकिन इससे हुआ कुछ नहीं क्योंकि जैसे लोगों ने सीढ़ियां भरी सारी सीढ़ियां ढह गई क्योंकि मेटल का सपोर्ट तो टूट चुका था उधर से। वो सारे लोग भी मारे गए। बस किस्मत से वो बच्चा बच गया क्योंकि वो एक कदम आगे निकल गया था, इसलिए वो भाग गया नीचे की तरफ। अब जो बाकी लोग थे वो लिफ्ट के अंदर भरने लगे थे और जैसे ही आयरिस भागी तो फिर से एक बुड्ढे ने उसे पीछे धकेल दिया। लेकिन हुआ इससे भी कुछ नहीं क्योंकि वो बुड्ढा खुद लिफ्ट के खराब दरवाजे में फंस गया और इस बार वजन इतना ज्यादा था कि लिफ्ट झेल नहीं पाई। उसकी पुली टूट गई जिस वजह से वो भी नीचे गिर गई और जो बुड्ढा फंसा था उसकी तो चटनी बन गई। ये भी सारे लोग मारे गए पर फिर भी लोग बचे हुए थे। अब सोचो कितने लोग थे इसमें। आधा टावर तो जल रहा था इसलिए सभी लोग भागकर दूसरी साइड जमा हो गए, लेकिन इससे भी हुआ कुछ नहीं। एक साइड पर लोड ज्यादा बढ़ा तो आधा टावर ऐसे टूट गया जैसे चाय में डुबाया हुआ बिस्कुट। लेकिन आयरिस यहाँ भी बच गई सही टाइम पे दूसरी साइड शिफ्ट होकर। जिस लेडी के ऊपर हैट उड़ी थी वो भी आयरिस को खींचकर बचना चाह रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बल्कि आयरिस ने उसे बचाने की कोशिश भी की, फिर भी वो जाके विंडो से चिपक गई बाकियों की तरह। लेकिन अब भी वो सब बचे हुए थे। तभी सीन में एंट्री ले ली उसी सिक्के ने। एक पियानो बड़ी मुश्किल से बैलेंस बना के टिका हुआ था, पर जैसे ही सिक्का उस पे गिरा उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो स्लाइड करके सीधा विंडो की तरफ उस लेडी को उड़ा के अपने साथ ले गया। और एक विंडो के टूटते ही बाकी सारी विंडोज भी टूट गई जिस वजह से सारे लोग नीचे गिरकर मारे गए। बस एक वो बच्चा ही सही सलामत नीचे पहुंचा हुआ था और अब भी दांत फाड़ता हुआ जा रहा था कि तभी पियानो ने उसकी ट्यूनिंग कर दी। माँ बाप ने तो की नहीं थी कभी। पियानो ने जैसे उसका पोस्टर बनाया वैसे वो सिक्का पियानो से निकलकर जा गिरा कहां पर, वापस फाउंटेन में जहां से उसे निकाला गया था और जहां पे उसे फेंका था बच्चे ने। वापस तो पहुंच गया लेकिन ये बीच रास्ते में क्या क्या कर दिया। अब बस आयरिस बची है और उसके अलावा बचा है सिंगर का बेटा। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था तो आयरिस ने उसे सही टाइम पर बचा लिया, पर सही टाइम तो कुछ भी नहीं था क्योंकि बचाते ही पूरा टावर कोलैप्स हो गया। हालांकि आयरिस अब भी बची हुई थी दो सरियों के सहारे। जो टाइट अंगूठी उसने जैसे तैसे फंसाई थी वो सरियों में अटक चुकी थी। कुछ इस तरह आयरिस ने अब भी जीवन को पकड़ा हुआ था और जीवन उस बच्चे का नाम नहीं है, पकड़ा तो उसे भी हुआ है। अब से या तो टाइट अंगूठी खरीदना या तो पहनना ही मत, क्योंकि आयरिस की अंगूठी तो नहीं निकली पर अंगूठी के साथ खाल जरूर निकल गई। कुछ इस तरह दोनों नीचे जा गिरे और पहले मरी आयरिस, उसके बाद सबसे लास्ट में मरा वो बच्चा। मरने का ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अब ये था प्रेमोनिशन जो कि डिजास्टर होने से पहले किसी एक व्यक्ति को आता है, पर दिक्कत यह है कि इस बार ऐसा है ही नहीं। ये प्रेमोनिशन आयरिस को नहीं आया बल्कि फ्यूचर में 56 साल आगे आयरिस की ग्रैंड डॉटर स्टेफनी को आया है और ये प्रेमोनिशन इसे 1-2 महीने से डेली सपने में दिखाई दे रहा है, पर इसे पता नहीं क्यों। तो जवाब जानने के लिए ये जाएगी वापस अपने घर। अब आयरिस अगर नानी बन चुकी है इसका मतलब तो यही है कि वो मरी नहीं, यानी प्रेमोनिशन उसे भी आया था और उसने अपने साथ पॉल को भी बचा लिया था, जैसा कि इन मूवीज में होता है। और हम उस डिजास्टर को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि आयरिस और पॉल तो उस डिजास्टर का हिस्सा थे ही नहीं, स्पेशली आयरिस जो कि शुरू से एकदम अनजान थी। पॉल के फैसले ने उसका फेट डिसाइड किया, जबरदस्ती जाके उस टावर में घुस गए। फिर भी उनके पास जाने का मौका था जब उन्हें टेबल नहीं मिला था, पर फिर भी वो गए नहीं। अब आयरिस की मौत तो पता नहीं कितनी बार टली। पहले वो झूमर के टुकड़े से बची, फिर टूटे हुए फ्लोर से बची, फिर आग के ब्लास्ट से बची, फिर सीढ़ियों से बची, फिर लिफ्ट से बची, फिर खिसकते हुए टावर से बची, पर आखिर में जब कुछ भी नहीं बचा तब वो भी नहीं बची, वरना उसकी मौत के हालात दिख ही नहीं रहे थे। इसके अलावा जो टावर कोलैप्स हुआ उसका कारण क्या रहा? मेजर कारण तो सबने देख लिए होंगे कि गैस लीक हुई, फ्लोर टूट गया, लेकिन असल में मेजर कारण ये थे ही नहीं। अगर फ्लोर ना टूटता तो क्या लोग ना मरते? बिल्कुल मरते, ब्लास्ट तो होता ही, और अगर ब्लास्ट ना होता तो फ्लोर टूटता, भगदड़ मचती तो लिफ्ट जाती, यानी कि ऐसे नहीं तो वैसे ये काम होना ही था। मतलब कि अगर झूमर का टुकड़ा ना गिरता तब भी लोग मरते, और अगर वो सिक्का ना फेंका जाता तब भी। पर मेजर रोल तो उसी सिक्के का था। फाउंटेन में सिक्का फेंकते हैं गुड लक के लिए, और अगर कोई फाउंटेन में फेंके गए सिक्के को निकाले तो उसे बैड लक माना जाता है, जो उस बच्चे को सिक्योरिटी गार्ड ने बताया भी था। पर वो बच्चा बैड लक लेकर टावर के ऊपर चढ़ गया। फिर हुआ क्या? पूरा टावर ही नीचे आ गया। यानी कि अगर
अगर उस बच्चे के माँ बाप उसे बचपन से ही सर पे ना चढ़ाते और सही गलत पे टोकते तो वो ऐसी हरकत कभी करता ही ना तो सिक्के को निकालता ना फेंकता। तार काफी पीछे से जुड़े हैं। ऐसी बिल्डर अगर 5 महीने की बचत ना करता और ढंग से लग के काम करता तो भी शायद बहुत जाने बच जाती। तो डेथ का जो भी डिजाइन होता है उसकी तारें बहुत पीछे से जुड़ी होती हैं, कई साल पीछे से। और डेथ जब भी कोई डिजाइन बनाती है उसमें मल्टीपल चालें होती हैं, एक फेल हुई तो दूसरी सही। जैसे कि इस डिजास्टर में भी कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं और कई सारे आउटकम्स हैं। जैसे कि अगर जेक को सुबह सुबह निकाला ना होता तो वो पॉल और आयरिस को टेबल दे देता, फिर शायद आयरिस को उतनी बेचैनी होती ना और शाम का अंत कुछ और होता। या जेक पॉल को पहले ही बता देता कि मुझे निकाल दिया है तो पॉल और आयरिस कभी उस टावर में जाते ही ना। और जेक ने ऐसा क्या किया जो उसे निकाला गया, क्योंकि उसकी जान तो बच गई इससे। और कहीं वो सिक्का गुड लक के लिए जेक ने तो नहीं फेंका था फाउंटेन में। जितना दिखता है उतना सिंपल है नहीं। खैर, अब ये टावर कोलैप्स वाला नाइटमेयर 2 महीने से लगातार स्टेफनी को परेशान कर रहा है और साथ में उसकी रूममेट वैल को भी, क्योंकि जब स्टेफनी रोज चिल्लाते हुए जागती है तो उसके साथ साथ नींद वैल की भी खराब होती है। एक रात जब स्टेफनी चिल्लाते हुए जागी तो उसने वैल को बता ही दिया कि मुझे आयरिस नाम की एक जवान लड़की का सपना आता है जो कि मेरी नानी का नाम है और सपना भी पुराने जमाने का है। पर बात यह है कि मैं तो अपनी नानी से कभी मिली ही नहीं और ना ही मुझे ये पता है कि वो जिंदा भी है या नहीं। ये सुनकर वैल कहती है कि सब कुछ छोड़कर पहले अपने घर जा और अपनी नानी के बारे में पता कर, क्या पता तभी ये सपना बंद हो। वैल की सलाह मानकर वो घर की तरफ निकल गई। रास्ते में ड्राइव करते हुए उसे नींद भी आ रही थी, लेकिन जैसी आंख लगती सामने वही सपना आ जाता और वो फिर से सतर्क हो जाती। ऐसी अपने घर पहुंची और घर में उसे मिले उसके डैड मार्टी और छोटा भाई चार्ली, जो उसे देख के जरा भी एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि स्टेफनी उसके साथ कभी ज्यादा टाइम रही नहीं। चार्ली का ज्यादातर टाइम अपने कजन्स के साथ बीता है जो थोड़ी दूरी पर ही रहते हैं और इनकी माँ डार्लिन इन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। तब से इन्हें उसका भी कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गई, क्यों गई और अब क्या कर रही है। अब घर आते ही स्टेफनी अपनी माँ का एक पुराना बॉक्स ढूंढने लगी जिसमें उसकी माँ का कुछ सामान था। स्टेफनी को उम्मीद थी कि उस बॉक्स में नानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो सारे बॉक्सेस तो मार्टी ने सालों पहले फेंक दिए और स्टेफनी को इस बारे में भी नहीं पता, क्योंकि अगेन ये घर बड़ी मुश्किल से आती है। अब चार्ली अपने कजन्स के पास जा रहा था तो उसके साथ स्टेफनी भी चल दी और वहां पे उसे मिले उसके मामा हावर्ड, मामी ब्रेंडा और उनके 3 बच्चे। सबसे बड़ा बेटा एरिक, उससे छोटी जूलिया और सबसे छोटा बॉबी। वो तीनों भी स्टेफनी को देखकर कोई खास खुश नहीं थे। एरिक आराम से मॉर्टल कॉम्बैट खेल रहा था जो अपनी ब्रूटल किल्स के लिए फेमस है और जिस मूवी में ये है वो भी सेम इसलिए फेमस है। अब स्टेफनी के डैड ने उसे समझा कर भेजा था कि अपने मामा के घर पे अपनी नानी की बात मत छेड़ना, क्योंकि उनके बारे में बात करना कोई पसंद नहीं करता। पर स्टेफनी तो आई ही इसके लिए है। उसने जाते ही अपने मामा हावर्ड से सीधा नानी आयरिस के बारे में पूछ लिया, पर वो कुछ भी बताने के मूड में नहीं था जब तक स्टेफनी ने अपने सपने के बारे में जिक्र नहीं किया और स्पेसिफिकली स्काई व्यू टावर के बारे में। तब जाके हावर्ड ने उसे बताया कि तुम्हारी नानी हमारे लिए मर चुकी है। डैड की मौत के बाद से वो पागल हो गई थी। वो हमें घर में बंद करके रखती थी, स्कूल नहीं भेजती थी, कहीं जाने नहीं देती थी और हर टाइम बस मौत को लेकर ऑब्सेस्ड रहती थी। उसने जीते जी हमारी जिंदगी नरक बना रखी थी। बड़े होके तुम्हारी माँ जैसी भी बनी है वो भी तुम्हारी नानी की देन है। उन्होंने बचपन में ही हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। फिर जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तब स्टेट ने हमें उनसे अलग कर दिया। उसके बाद हम उनसे कभी नहीं मिले। हमारी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, पर हम उनसे कभी नहीं मिले। हाँ, पर हमारे बच्चे होने के बाद वो हमारे पास अजीब अजीब लेटर्स भेजने लग गई थी जिनमें डेड बॉडीज की घिनौनी फोटोज होती थी। वो लेटर्स भी ना भेज पाए, उसके लिए हमें घर शिफ्ट करना पड़ा। ये सब हावर्ड ने इसलिए बताया ताकि स्टेफनी दोबारा आयरिस का नाम तक ना ले। पर स्टेफनी बोली कि आयरिस के भेजे हुए लेटर्स मिलेंगे क्या? हावर्ड ने जवाब दिया कि आयरिस एक खतरनाक लेडी है, उससे दूर रहने में ही तेरी भलाई है। बस इतना बोलकर वो चला गया, क्योंकि अपनी माँ के बारे में वो सोचना तक नहीं चाहता। उसकी अच्छी खासी लाइफ में खलल पड़ जाती है। पर स्टेफनी कहाँ मानने वाली थी। उसने ब्रेंडा के थ्रू लेटर्स निकलवा लिए और एक लेटर में वही फोटो थी जो पॉल और आयरिस ने टावर के अंदर जाने से पहले खिंचवाई थी। उस फोटो को देखकर स्टेफनी को एक बात तो कंफर्म हो गई कि सपने में इसके नाना और नानी है। अब ऑब्वियसली उन लेटर्स पे आयरिस का पता भी था, तो बिना कोई देर किए स्टेफनी अकेली ही उसके दूर दराज कैबिन पे पहुंच गई जो किसी किले से कम नहीं था। आयरिस अपनी पर्सनल पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में जी रही थी। उसने बाहर से स्टेफनी को वापस चले जाने के लिए बोल दिया, पर स्टेफनी ने उसे बताया कि मैं डार्लिन की बेटी हूँ, मैं कोई खतरा नहीं हूँ। आयरिस बोली कि मुझे तुझसे खतरा नहीं है, अब जल्दी से अपनी जेबें खाली कर दे। आयरिस ने उसका फोन, चाबी वगैरह सब कुछ बाहर बॉक्स में रखवा दिया। तब कहीं जाकर उसके लिए गेट खोला,
क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी डेथ के डिजाइन का पार्ट हो सकती हैं। कैबिन का दरवाजा भी पूरा मेटल का था जिसे खोलकर स्टेफनी अंदर चली गई, लेकिन जैसे उसने दरवाजा बंद किया तो बाहर जो फायर एक्सटिंग्विशर लटका हुआ था वो नीचे गिर गया, यानी डेथ ने चाल चल दी है। अब स्टेफनी को देखकर आयरिस काफी खुश थी और अभी तक ये पहली पर्सन देखी है जो इसे देख के सच में खुश है, पर फिर भी वो पूरी सावधानी बरत रही थी और स्टेफनी के साथ साथ डेथ से भी बातें कर रही थी कि मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, ऐसी थोड़ी ना मेरा पागल बना देगी। आयरिस ने स्टेफनी को अपने से थोड़ा दूर बैठाया सेफ्टी के तौर पर, लेकिन बैठाया एकदम अपने सामने ताकि उस पर नजर भी रखती रहे। फाइनल डेस्टिनेशन ट्रॉमा वालों की फाइनल बॉस है। आयरिस पूछती है कि तेरी माँ कैसी है, तो स्टेफनी कहती है कि मुझे क्या पता, जब मैं 10 साल की थी तभी हमें छोड़ के चली गई थी, उसके बाद हमने कभी देखी नहीं। आयरिस ने पूछा क्या तू मेरे लेटर्स की वजह से आई है, तो स्टेफनी ने बताया कि मैं तो अपने सपने की वजह से आई हूँ। 2 महीने से डेली मुझे सपना आ रहा है स्काई व्यू टावर कोलैप्स का, जिसमें आप भी हो और नाना भी हैं। ये सुनकर आयरिस दंग रह गई। उसने स्टेफनी को बताया कि जो तेरा सपना है वो मेरा प्रेमोनिशन था उस शाम को जब पॉल इसे टावर के टॉप पर लेकर गया था, तब इसे वो प्रेमोनिशन आया था, यानी डेथ की एक एक हरकत इसे पहले ही दिख गई थी। लेकिन शुरुआत में तो किसी को भी यकीन नहीं होता, पर जब एक एक करके प्रेमोनिशन में दिखी चीजें सच में होने लगती हैं तब हालत खराब हो जाती है। सेम आयरिस के साथ हुआ था। जैसे पीछे खड़ी लेडी की हैट उड़ गई और सिक्योरिटी गार्ड ने उस बच्चे को टोका कि सिक्के मत फेंक नीचे। बस इतने में ही ऊपर खुली हवा खाने आई आयरिस की हवा टाइट हो चुकी थी। हड़बड़ाते हुए उसने सबसे पहले बच्चे के हाथ से सिक्का छीना, जिससे उसने गैस लीकेज को पहले ही रोक दिया, यानी डेथ की एक चाल नाकाम कर दी। फिर जल्दी से नीचे जाकर तड़का लग रहे पैन को कवर कर दिया, जिससे मिसेस फुलर को आग लगने का चांस भी खत्म हो गया। लेकिन ग्लास फ्लोर में क्रैक तो पहले आ चुका था। डेथ की ये चाल अब भी बराबर चल रही थी, पर आयरिस ने समझदारी दिखाते हुए सीधा माइक में जाके अनाउंस कर दिया कि मस्ती खोरो, थोड़ा नीचे भी देख लो, ये डांस फ्लोर टूटने वाला है। तब कहीं जाकर लोग पीछे हटे थे और कुछ इस तरह डेथ की हर एक चाल को नाकाम करके आयरिस ने उस दिन टावर में मौजूद हर एक पर्सन की जान बचा ली थी। उस दिन कोई भी नहीं मरा क्योंकि टावर कोलैप्स हुआ ही नहीं, सबके सब सही सलामत बाहर निकल आए थे। और उसके बाद टावर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, फिर रीओपन करने के बजाय कुछ टाइम बाद उसे तोड़ दिया गया। ये इस फ्रेंचाइज में पहली बार हुआ है कि किसी ने पूरा डिजास्टर ही रोक दिया, वरना पिछली 5 मूवीज में ऐसा हुआ है कि किसी पर्सन को प्रेमोनिशन आया तो उसने अपने साथ 6-7 लोगों की जान बचा ली, लेकिन डिजास्टर फिर भी हुआ जिसमें और कई लोग मारे गए। पर इस बार एक भी पर्सन नहीं मारा गया क्योंकि डिजास्टर हुआ ही नहीं और इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। टाइमलाइन के हिसाब से जो सबसे पहला डिजास्टर है ये टावर कोलैप्स, वो कभी हुआ ही नहीं, यानी इसके बाद जो बाकी डिजास्टर्स हुए वो इसी वजह से हुए कि उस दिन वो टावर कोलैप्स नहीं हुआ, क्योंकि डेथ के प्लान के साथ कोई छेड़छाड़ करे ये डेथ को पसंद नहीं आता, फिर वो और ज्यादा ब्रूटल हो जाती है। और जैसा कि आयरिस बता रही है, उस दिन सैकड़ों लोगों की मौत तय थी, लेकिन एक भी नहीं मरा क्योंकि एक ऐसी लड़की वहां पे पहुंच गई जिसे पता भी नहीं था कि वो उस टावर में जा रही है। आयरिस को उस जगह पे होना ही नहीं था, ना ही ये डेथ के प्लान में थी, पर इसने बीच में आकर पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। बस उसके बाद से डेथ एक एक करके उन सभी को मारने लगी जो उस दिन बच गए थे। डेथ उसी ऑर्डर में जान ले रही है जिस ऑर्डर में उन लोगों को उस दिन मरना था। तो प्रेमोनिशन में जैसा कि हमने देखा था, सबसे आखिर में वो सिंगर का बेटा मरा था और सेकंड लास्ट मरी थी आयरिस। पॉल इससे काफी पहले मर गया था। तो जब डेथ उन सर्वाइवर्स के पीछे आई तो एक दिन पॉल की भी मौत हो गई, और जैसा कि हावर्ड ने बताया था, पॉल की मौत के बाद से आयरिस पागल हो गई थी, मतलब कि सुपर अलर्ट हो गई थी। डेथ की एक एक चाल पे नजर रखने लगी थी कि वो कैसे किसको मार रही है। इसका पूरा डाटा उसने लिख रखा है, पूरी किताब बना रखी है। डेथ की चाल को समझ के ही ये आज तक उससे बची हुई है, पर अब और ज्यादा नहीं बच पाएगी क्योंकि डेथ इसे चालाकी से नहीं मार पाई तो अब इसे कैंसर दे दिया। 2 महीने पहले डायग्नोसिस हुआ है और तभी से स्टेफनी को वो सपना आना शुरू हुआ, यानी कि ये भी डेथ की चाल है जिसे ये समझ नहीं पा रहे। और उनकी बातों के बीच ही डेथ की एक नई चाल भी चालू हो गई। और इसने किताब उठाई तो उसका हाथ लगने से मैग्नीफाइंग ग्लास घूम गया, जिसमें से सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर एक रस्सी को जलाने लगी जिसपे एक गमला लटका हुआ था, यानी कि एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई है सिर्फ स्टेफनी के आने से। फिर एक बार हम डेथ की मल्टीपल चालें देख पा रहे हैं जिनकी तारें बहुत पीछे जाके जुड़ती हैं। सिर्फ टाइमिंग देख लो, आयरिस के कैबिन में ना के बराबर धूप आती है। अब स्टेफनी कुछ इस टाइम पे आई कि सूरज उस साइड था जहां से सनलाइट अंदर आ रही है थोड़ी। एकदम परफेक्ट जगह पे सूरज था और परफेक्ट टाइमिंग पे वो मैग्नीफाइंग ग्लास घूमा परफेक्ट एंगल पर, जिससे परफेक्ट दूरी और हाइट पे लटका गमला गिरने वाला है, जिसके अंदर परफेक्ट मात्रा में मिट्टी होगी उसका वेट परफेक्ट करने के लिए, जिससे अगला स्टेप भी परफेक्ट हो। लेकिन आयरिस भी डेथ की हर एक चाल समझने में परफेक्शन हासिल कर चुकी है। उसने पहले ये सब नोटिस कर लिया और सही टाइम
टाइम पे मैग्नीफाइंग ग्लास को घुमा दिया, जिससे ये चाल भी नाकाम हो गई। कुछ इसी तरह ये सालों से बची हुई है और ये चाहती है कि इसकी तरह स्टेफनी भी बची रहे, इसलिए उसे अपनी सालों की मेहनत से तैयार की गई किताब देकर वो बोली कि इसे यहीं पे रह के स्टडी करो, तुम भी डेथ को समझ जाओगी। लेकिन स्टेफनी इतना सब हजम नहीं कर पा रही थी, उसे तो बस एक सपने की दिक्कत थी, यहाँ पे तो डेथ का डिप्लोमा दिया जा रहा है। घबरा कर वो चुपचाप वापस चल दी। आयरिस ने उसे समझाया कि डेथ हमारी फैमिली के लिए आ रही है, पर वो फिर भी नहीं रुकी। उसके पीछे आयरिस भी 20 साल बाद घर से बाहर निकलने वाली थी कि तभी बहुत तेज हवा चलने लगी और हमने देखा ही था कि डेथ ने हवा से भी काम लिया था उस सिक्के को एयर वेंट में धकेल कर। यानी डेथ इस धरती पे एक ऐसी सच्चाई है जो अपने काम के लिए नेचर का भी यूज कर सकती है। आयरिस को पता था कि अगर वो बाहर निकली तो वापस अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन स्टेफनी तक किताब पहुंचाना भी जरूरी था ताकि वो फैमिली को बचा सके। इसलिए फैमिली के लिए आयरिस को बलिदान देना ही पड़ा, जो कि वो सालों से दे रही है। ये आप आगे समझोगे। बाहर जाकर किताब उसने स्टेफनी को पकड़ा दी, लेकिन स्टेफनी अब भी उस पर यकीन नहीं कर रही थी, तो उसने बोला कि पीछे हट और देख। स्टेफनी सोच रही थी कि क्या देखूं, बस तभी हवा से कैबिन के ऊपर लगा वेदर वेन नीचे गिर गया, सीधा उसी फायर एक्सटिंग्विशर की नोजल पर, जो कि स्टेफनी के आने की वजह से गिरा था। बस फिर वो नोजल फुल प्रेशर के साथ रिलीज हो गई और उसके साथ फुल स्पीड में ट्रैवल करता हुआ वेदर वेन आयरिस के मुंह के आर पार हो गया। आयरिस का खून स्टेफनी के मुंह में जा घुसा, तब कहीं जाकर उसे स्टेफनी की बात पे यकीन हुआ, क्योंकि उसने खुद डेथ का पूरा डिजाइन देखा। और मजे की बात यह है कि आयरिस को इस डिजाइन के बारे में पहले से पता था। उसने किताब में ये डिजाइन भी पूरा लिखा हुआ है प्रॉपर ड्राइंग्स के साथ। और आयरिस के मुंह में घुसा हुआ ये वेन STE दिखा रहा है, जो कि स्टेफनी के नाम के पहले 3 अक्षर हैं। आयरिस को वैसे भी कैंसर से मरना ही था, इसलिए उसने खुद अपनी जान दे दी अपनी फैमिली के लिए, जो फैमिली उसे देख के भी राजी नहीं। आयरिस के फ्यूनरल पे पूरा परिवार जमा हुआ, यहाँ तक कि डार्लिन भी वापस आ गई, जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। और स्टेफनी तो अपनी माँ से मिलने के बजाय फ्यूनरल छोड़कर चली गई। चार्ली उसे बोल रहा था कि एक बार मॉम से मिल तो लो, लेकिन स्टेफनी का कहना था कि वो हमें छोड़ के चली गई थी और आज अचानक से वापस आ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर स्टेफनी क्यों इस बात पे इतना गुस्सा हो रही है? उसने खुद भी तो सेम किया, अपने डैड को छोड़ गई, छोटे भाई को छोड़ गई, पक्के दोस्तों जैसे कजन्स को छोड़ गई और जाने के बाद एकदम ही सबसे कांटेक्ट तोड़ दिया। तभी तो सारे इससे उखड़े उखड़े रहते हैं। और फ्यूनरल के बाद हावर्ड के घर पे पूरी फैमिली का गेट टुगेदर चल रहा था, बस स्टेफनी वहां पे नहीं थी क्योंकि डार्लिन वहां पे थी। स्टेफनी घर पे अकेली थी कि तभी हवा चलने लगी, जिससे स्टेफनी को शक हो गया कि कुछ तो होने वाला है। वो आयरिस की किताब को देखने लगी, जिसके फ्रंट पेज पे ही वो जानलेवा सिक्का लगा हुआ था, जिसे बच्चे से छीनकर आयरिस ने सारा बैड लक काबू कर लिया था। किताब में आयरिस ने डेथ का पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ था कि कैसे कैसे डेथ ने टावर कोलैप्स वाले सर्वाइवर्स को बाद में मारा। और डेथ के उन तरीकों में शामिल है फ्लाइट 180 क्रैश, फाइनल डेस्टिनेशन 2 का फेमस हाईवे पाइल अप। इससे मेरी बात सच साबित हो गई कि जो सबसे पहला डिजास्टर नहीं हो पाया, उसी की वजह से बाद के सारे डिजास्टर्स हुए। किताब में एक वुड चिपर एक्सीडेंट भी दिखाया हुआ है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा एक बारबेक्यू बना हुआ है, जो कि फिलहाल हावर्ड के घर पे भी जल रहा है। पर बारबेक्यू से इस फ्रेंचाइज में डेथ हुई थी एक बच्चे की फाइनल डेस्टिनेशन 2 की एंडिंग में। उस किताब में कई सारी न्यूज़पेपर कटिंग्स भी रखी हुई थी, जिन्हें स्टेफनी अच्छे से देख रही थी कि तभी उधर बारबेक्यू में एकदम से आग भड़क गई और इधर एक फोटो फ्रेम नीचे गिर के टूट गया, जिसके कांच का टुकड़ा स्लाइड करके स्टेफनी के पास आ गया। बस तभी स्टेफनी समझ गई कि अगली मौत का क्लू है। आग भड़कना और कांच टूटना हमने पहले भी देखा था टावर कोलैप्स वाले प्रेमोनिशन में, और कांच उधर पार्टी में भी टूटा है बॉबी के हाथों। चिंता की बात यह है कि एक टुकड़ा बर्फ के अंदर गिर चुका है, जो किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा। बॉबी ने उसी बर्फ से सबके लिए ड्रिंक्स बना दी और जैसे जूलिया ने ड्रिंक पी, उसके गले में कुछ फंस गया। सबको यही लग रहा है कि वो कांच का टुकड़ा होगा जिससे जूलिया की जान जाएगी, लेकिन वो बस एक बग था जिसे वो निगल गई और बाकी ड्रिंक उसने फेंक दी। हावर्ड भी ड्रिंक पीकर बर्फ को चबा रहा है। ये भी एक डर को ट्रिगर कर रहा है, जिसके बारे में मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में बताया था। टाइम मिले तो उसे भी देखना, उससे आपको पता चलेगा मैंने क्या क्या प्रेडिक्ट किया था और उसमें से क्या क्या सच हो गया, यानी सब कुछ। खैर, जो ग्लास का टुकड़ा था वो मार्टी के ड्रिंक में था, जिसे वो पीने वाला था, पर एंड टाइम पे उसने रख दी क्योंकि ट्रैम्पोलिन पे कूद रहे बॉबी और चार्ली ने हावर्ड को भी कूदने के लिए बुला लिया। पर वो ट्रैम्पोलिन पहले से ही फटने वाला हो रहा था, ऊपर से उसके नीचे एक शार्प टूल भी रखा हुआ था, यानी अगर हावर्ड कूदा तो उसका बुरा हाल होगा। वो तो सही टाइम पे डार्लिन ने उसे रोक दिया क्योंकि उस टूल पे उसकी नजर पड़ गई। वो टूल नीचे से उठा के उसने साइड में रख दिया, यानी कि डेथ की चाल बिगाड़ दी।
नहीं, बल्कि डेथ का असली डिजाइन तो अब चालू हुआ। एरिक ने बियर पी के बॉटल रखी हुई थी। ब्रेंडा का हाथ लगने से वो बॉटल नीचे एक बटन पे जा गिरी, जिससे ब्लोअर मशीन ऑन हो गई और पाइप अंगड़ाइयां लेने लगा। चेन रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी थी कि तभी वहां पे स्टेफनी आ गई डेथ को रोकने के लिए। लेकिन उसके आते ही हुआ ये कि ट्रैम्पोलिन फट गया और बॉबी उसमें फंस गया, जिससे सबका ध्यान बटा और जो गेम वो खेल रहे थे वो टावर नीचे गिर गया। टावर कोलैप्स हो गया, जिस वजह से मार्टी की ड्रिंक भी गिर गई और उसमें से वो कांच का टुकड़ा निकलकर घास में गिर गया। फिर जैसे ही हावर्ड स्टेफनी को मिलने के लिए आगे बढ़ा, वो टुकड़ा उसके पैर में घुस गया, जिस वजह से वो भी नीचे गिर पड़ा। बस तभी उस ब्लोअर पाइप की वजह से वो टूल भी नीचे गिर गया, जिसे डार्लिन ने साइड में रखा था, और वो गिरा सीधा लॉन मूवर के बटन पर, जिससे लॉन मूवर स्टार्ट होके आगे बढ़ा और उसने हावर्ड के चेहरे की चटनी बना दी। कुछ इस तरह हावर्ड पूरी फैमिली के सामने मारा गया, वो भी ऐसी डेथ जो किसी ने कभी सोची भी नहीं होगी। फिर एक और फ्यूनरल रखा गया, लेकिन वहां पे जाने से पहले इस डेथ को भी अच्छे से समझ लो। स्टेफनी के सामने जो फोटो फ्रेम वाला कांच का टुकड़ा आके गिरा था, वो कोई क्लू नहीं था, बल्कि वो भी डेथ के डिजाइन का पार्ट था, ताकि स्टेफनी जल्दी से हावर्ड के घर जाए, क्योंकि स्टेफनी खुद उस चेन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट हिस्सा थी, जैसे कि वो इंपॉर्टेंट हिस्सा थी आयरिस की डेथ में, या कहूं कि इन सब की डेथ में। अब थोड़ा डिटेल्स पे बात करें तो जिस बियर ने ये चेन रिएक्शन ट्रिगर की वो थी हाई स्पेल एल, जो इस फ्रेंचाइज में बार बार फीचर होती रहती है। पर मेन बात यह है कि जब पहली बार स्टेफनी हावर्ड के घर आई थी और हावर्ड हमें पहली बार दिखाया गया था, तब उसने टी शर्ट कौन सी पहनी हुई थी? हाई स्पेल एल की। और वो कर क्या रहा था? लॉन मूवर चला रहा था। उसकी डेथ कैसे होगी, सब कुछ पहले ही फोरशैडो कर दिया गया था, और डेथ ने हावर्ड की डेथ में योगदान पूरी फैमिली का दिलवाया। एरिक ने बियर बॉटल रखी, ब्रेंडा के हाथ से गिरी, डार्लिन ने वो टूल उठा के प्लेस किया, मार्टी ने वो ग्लास प्लेस किया था जिससे कांच का टुकड़ा निकला, और ये सब कुछ फाइनल हुआ स्टेफनी के आने से। एक और डिटेल यह है कि जब पार्टी शुरू हुई थी तब जूलिया कुछ लाल लाल ब्लेंड कर रही थी। कुछ उसी तरह से हावर्ड मरा। हावर्ड का फ्यूनरल रखा गया तो वहां पे भी हवाई चल रही थी। फिर जब वापस घर आए तो स्टेफनी ने आयरिस की किताब को छानना शुरू कर दिया, जिससे उसे ये पता चला कि किसी जेबी नाम के पर्सन को कोई ऐसा मिला था जो डेथ से बचने में कामयाब हो गया था। यानी अगर इन्हें भी बचना है तो जेबी का पता लगाना होगा। किताब को अच्छे से पढ़ने के बाद स्टेफनी को पूरा मैटर समझ आ चुका था, इसलिए टाइम रहते उसने पूरी फैमिली को भी सब कुछ समझाना चाहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों को सीरियस लिया ही नहीं। उसने बताया कि उस दिन टावर कोलैप्स नहीं हुआ, जिस वजह से सैकड़ों लोग जिंदा बच गए। तो फिर डेथ ने उन्हें एक एक करके मारना शुरू किया, लेकिन इस प्रोसेस में कई साल लग गए, जिसके चलते उन सर्वाइवर्स के बच्चे भी पैदा हो गए, वो बच्चे जिन्हें कभी इस धरती पे होना ही नहीं चाहिए था। तो डेथ ने उन बच्चों को भी मारना शुरू किया, स्वच्छ अर्थ अभियान चला दिया, यानी सर्वाइवर्स के साथ उनकी पूरी फैमिली को मिटाया, पूरी ब्लड लाइन को। यही है मूवी का टाइटल। ऐसे करते करते डेथ ने ऑलमोस्ट सारी ब्लड लाइंस मिटा दी जिनका इस धरती पे कोई काम नहीं था, और उसी ऑर्डर में सबका नंबर लगा जिस ऑर्डर में टावर कोलैप्स में लगने वाला था। यानी सबसे लास्ट में सिंगर का लड़का और उससे पहले आयरिस, यानी आयरिस की ब्लड लाइन। पर जब आयरिस का नंबर आया तब तक वो डेथ को अच्छी तरह जान चुकी थी, तो आयरिस ने अकेले ही सालों साल डेथ को रोके रखा। यानी जब तक आयरिस नहीं मरी उसकी ब्लड लाइन बची रही, लेकिन डेथ भी कोई कम नहीं है। आयरिस की ब्लड लाइन खत्म करने के लिए डेथ ने सहारा लिया खुद उसकी ब्लड लाइन का। 2 महीने पहले ये नया डिजाइन तैयार किया था आयरिस को कैंसर देकर और स्टेफनी को टावर कोलैप्स के सपने देकर, जिनसे बेचैन होकर स्टेफनी आयरिस के पास पहुंची और इस ब्लड लाइन का सफाया चालू हुआ। अब आयरिस मर चुकी, उसके बाद उसका बड़ा बेटा हावर्ड भी मर चुका है, तो अब अगला नंबर लगेगा हावर्ड के बच्चों का। पहले सबसे बड़ा बेटा एरिक, उसके बाद जूलिया और फिर बॉबी। जब ब्लड लाइन की ये ब्रांच खत्म हो जाएगी उसके बाद शुरू होगी अगली ब्रांच, यानी डार्लिन की। पहले डार्लिन जाएगी, फिर स्टेफनी और लास्ट में चार्ली। ब्रेंडा और मार्टी को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो इस ब्लड लाइन का हिस्सा है ही नहीं। तो ये है डेथ का अल्टीमेट मोटिव, जिसमें पिछली 5 मूवीज भी समा गई हैं। जो भी डिजास्टर्स हुए वो ब्लड लाइंस को मिटाने के लिए हुए। यहाँ सामने 5th पार्ट के ब्रिज कोलैप्स की न्यूज लगी है, लेकिन इस आइडिया में कुछ कमी भी है, वो मैं एंड में बताऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। खैर, स्टेफनी ने पूरी फैमिली को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब ने उसे इग्नोर कर दिया। उन्हें लग रहा था कि वो भी आयरिस की तरह पागल हो चुकी है। फिर रात में एरिक के मालिक ने उसे टैटू शॉप पर बुला लिया और बुला के दुकान भी तुम ही बंद करोगे। ये बोलकर मालिक चलता बना तो एरिक ने उसे कहा कि तुम नरक में जलोगे। यहाँ दुकान के दरवाजे पर लिखा हुआ है 1969। 68 में टावर कोलैप्स होना था और उसके 1 साल बाद ये दुकान खुली थी। अब दुकान को क्लोज करते टाइम एरिक ने भारी गाने चला दिए, जिनकी बेस से वूफर पे रखा ग्रिम रीपर टॉय खिसकने लगा। रीपर यानी डेथ।
इसी बीच एरिक ने फैन भी ऑन कर दिया जिसके आसपास चेन्स लगी हुई थी। वो रीपर ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था कि तभी एरिक के पास स्टेफनी का मैसेज आ गया और मैसेज का रिप्लाई करने के चक्कर में उसे फोन के वॉलपेपर पे लगी अपनी और हावर्ड की फोटो दिख गई, जिसे देखकर वो इमोशनल हो गया। तो भारी गाने बदल के उसने लगा दिए सैड सॉन्ग्स, जिसके चलते वो रीपर गिरते गिरते रह गया। यानी स्टेफनी के मैसेज ने डेथ की चाल रोक दी। दुख भरे गाने सुनते हुए एरिक ने आराम से अपने आर्म पे डैड का टैटू बनाया, लेकिन सैड सॉन्ग में भी एक जगह पर धमक आ ही गई, जिसकी वजह से वो रीपर टॉय नीचे गिर गया और उसके गिरने से चेन रिएक्शन चालू हो गई। एक ग्लास जार नीचे गिर के टूट गया। एरिक उठ के उसे देखने गया तो उसके उठने से क्लीनिंग लिक्विड वाला कैन गिर गया, जिसे उसने पहले ठीक से बंद नहीं किया था, इसलिए वो खुल गया और जो लिक्विड उसमें से निकल रहा है वो फ्लेमेबल है, यानी आग पकड़ेगा। इस चेन रिएक्शन को और खतरनाक बनाने के लिए फैन के पास लगी एक चेन गिर के एरिक की सेप्टम पियर्सिंग वाली बाली में फंस गई। अब पहले तो एरिक हंसा कि ये क्या इत्तेफाक है, भला ऐसा भी होता होगा किसी के साथ, पर जल्दी उसकी हंसी पैनिक में बदल गई जब फैन उस चेन को लपेटने लगा और उसके साथ साथ एरिक की बाली भी ऊपर खींचने लगी। अपनी नाक को फटने से बचाने के लिए एरिक भी ऊंचाई पर चढ़ता जा रहा था, लेकिन इस बीच मामला और खराब हो गया। उसका पैर लगने से लैंप गिर गया, जिस वजह से उस जलने वाले लिक्विड ने आग पकड़ ली। और दिक्कत की बात यह है कि उस लिक्विड के कई सारे कैंस वहां पे रखे हुए हैं। पैनिक में एरिक ग्लास वाले डेस्क पे चढ़ गया और उसके वजन से वो ग्लास फ्लोर टूट गया। आग भड़की और कांच टूटा, जैसा हुआ था टावर कोलैप्स में। कांच टूटने से एक हार्ट शेप की ज्वेलरी बाहर आग में गिर गई। किसी तरह एरिक उस चेन से तो फ्री हो गया था, पर चैन उसे फिर भी नहीं मिला, क्योंकि फिर वो झूलते हुए सीधा आग में जा गिरा और उसी हार्ट शेप वाली ज्वेलरी में उसका हाथ लगा। तभी उन बाकी कैंस ने भी आग पकड़ ली और एरिक का हाल कुछ वैसा हो गया होगा शायद जैसा दुकान के बाहर ये स्कल बना हुआ है। और दुकान का नाम पढ़ो क्या है। याद है एरिक ने क्या बोला था? नरक में जलोगे। अब अगली सुबह स्टेफनी को एरिक की चिंता हो रही थी, इसलिए वो चार्ली को साथ लेकर उसे चेक करने निकल गई। तभी उन्हें खबर मिली कि एरिक की दुकान में कल रात आग लग गई थी, जिसे सुनकर स्टेफनी के आंसू निकलने ही वाले थे कि तभी एरिक उनकी गाड़ी के सामने आ गया और एक बार फिर मरने से बच गया। कल रात इसने लेदर जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए जलने से बच गया और अभी फायर फाइटर वाली शर्ट पहनी हुई है, क्योंकि रात में फायर से जो फाइट की थी ये फायर ब्रिगेड वालों ने दी है इसे। और डेथ ने इसे दिया है डैड के टैटू के ऊपर परमानेंट दिल। अब स्टेफनी परेशान थी कि एरिक मरा क्यों नहीं, तो एरिक उसे कहने लगा कि शायद डेथ हमारी फैमिली के लिए आ ही नहीं रही। और बस तभी पीछे से एक वैन उसके बालों को उड़ाते हुए निकल गई, यानी कि वो एक बार फिर बच गया। फाइनल डेस्टिनेशन में टेरी की डेथ हुई थी, इसी तरह बस से उसका हिंट दिया जा रहा है कि स्टेफनी एरिक को समझा रही थी कि तुझे अलर्ट रहने की जरूरत है। वहाँ एक पेड़ के साथ ट्री ट्रिमर रखा हुआ था, उसके पास एक आदमी ब्लोअर चला रहा था और उसके पास दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। स्टेफनी एरिक को बोली कि इन सब से दूर हट जा, कुछ भी बुरा हो सकता है, पर एरिक ने उसकी बात अनसुनी करके जो ड्रिंक पी रहा था उसका पैकेट डस्टबिन में फेंक दिया। चार्ली ने स्टेफनी से पूछा कि फुटबॉल खेल रहे दो बच्चे भला इसका क्या बिगाड़ देंगे, तो स्टेफनी ने बताया कि कुछ भी हो सकता है, क्या पता ये ट्रिमर उस ब्लोअर चलाने वाले आदमी के ऊपर गिर जाए, जिस वजह से वो आदमी कचरा ब्लो कर दे इन बच्चों की आंख में और बच्चे बॉल मार दे एरिक के मुंह पर। स्टेफनी ने आसपास की चीजों को नोटिस करके खुद ही एक चेन रिएक्शन बना ली और एक गुण इसने सीखा आयरिस से। खैर आगे एरिक का घर था, जिसमें से जूलिया बाहर आ गई जो कि जॉगिंग करने जा रही थी और पीछे से एक गार्बेज ट्रक आके खड़ा हो गया। स्टेफनी एरिक को उस ट्रक से भी दूर हटा रही थी, तो एरिक ट्रक के और पास चला गया स्टेफनी की बातों का मजाक बनाने के लिए। स्टेफनी को लग रहा था कि कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ट्रक आगे निकल गया अगला डस्टबिन कलेक्ट करने, तो जूलिया भी जॉगिंग पे चल दी। एरिक तो स्टेफनी का मजाक उड़ा ही रहा था, पर तभी स्टेफनी की पूरी कैलकुलेशन सच हो गई। ट्री ट्रिमर उस ब्लोअर वाले आदमी के ऊपर गिर गया, जिस वजह से कचरा उड़ के चला गया उन बच्चों की आंख में, जिसके चलते बॉल आके लगी सीधा जॉगिंग कर रही जूलिया को और वो जा गिरी उसी डस्टबिन में जिसमें एरिक ने ड्रिंक वाला पैकेट फेंका था। उस पैकेट के साथ ट्रक ने जूलिया को भी उठा के अंदर डाल लिया और फिर शुरू हो गई कचरे की ग्राइंडिंग। ये दोनों जल्दी से भागे उस ट्रक को रुकवाने के लिए, पर ड्राइवर तो आराम से गाना सुन रहा था। What doesn't kill you make you stronger, ये गाने का नाम है। साथ में अंधाधुंध राइट स्वाइप किए जा रहा था फोन पे और जो डेटिंग ऐप वो चला रहा है उसका नाम है क्रशर। समझ ही गए होगे आगे क्या होगा। ट्रक जब तक रुका स्टेफनी ट्रक के ऊपर चढ़ चुकी थी और वो हाथ देकर जूलिया को बाहर निकालना चाह रही थी, लेकिन उसके हाथ में जूलिया का सिर्फ हाथ लगा, क्योंकि बाकी जूलिया तो उसके सामने ही क्रश हो गई। क्रशर
जूलिया की डेथ भी फोरशैडो कर दी गई थी। उस गेट टुगेदर में ये कुछ लाल लाल ब्लेंड कर रही थी, अब खुद हो गई। अब तो पूरी फैमिली को स्टेफनी की बातों पे यकीन हो चुका था, पर स्टेफनी को समझ ही नहीं आया कि ये हो कैसे गया। डेथ ने एरिक से पहले जूलिया को कैसे मार दिया। डिजाइन के हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब ब्रेंडा करती है सबसे बड़ा खुलासा। वो बताती है कि डेथ ने एरिक को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो इस ब्लड लाइन का हिस्सा है ही नहीं। एरिक हावर्ड का बेटा नहीं है, वो उस आदमी का बेटा है जिससे ब्रेंडा का अफेयर चल रहा था, इसलिए एरिक डेथ के लिस्ट में है ही नहीं। ये बात ब्रेंडा अगर पहले बता देती तो क्या पता जूलिया बच जाती। ये सच जानकर एरिक की पूरी दुनिया हिल चुकी थी, क्योंकि आपने देखा ही वो अपने डैड से कितना ज्यादा प्यार करता था, जो कि उसका डैड है ही नहीं। अब आप सोचोगे कि जब ये डेथ के लिस्ट में है ही नहीं तो डेथ ने इसकी दुकान में वो इतनी बड़ी चेन रिएक्शन क्यों बनाई थी, क्योंकि डेथ इसके साथ मजाक कर रही थी। ये बार बार डेथ का मजाक उड़ा रहा था, इसलिए इतनी बड़ी चेन रिएक्शन बना के डेथ ने इसकी सांसें सुखा दी, पर इसे मारने के लिए नहीं बल्कि इसके डैड वाले टैटू पे हल्का सा दिल वाला टचअप देने के लिए। दुकान का नाम याद है ना, मार्क्ड, तो इसे मार्क किया बस। तो इसका मतलब कि स्टेफनी का मैसेज एक बार फिर से डेथ की चाल का हिस्सा था, ताकि एरिक सैड होके अपने हाथ पे टैटू बनाए और डेथ उस टैटू को संवारे। बड़ा ही डेड ह्यूमर है डेथ का। अभी सुबह सुबह भी एरिक डेथ का मजाक बना रहा था, बस उसी टाइम इसके पीछे से वैन गुजरी थी, यानी डेथ भी इसके मजाक का जवाब बराबर दे रही है। लेकिन अब नहीं देगी, क्योंकि अब एरिक को पता चल चुका है कि असली मजाक तो उसी के साथ हुआ पड़ा है, और ये भी मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था, ये भद्दा मजाक भी। वीडियो देखो ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली। खैर मुद्दे की बात यह है कि जूलिया के बाद अब नंबर लगने वाला है बॉबी का, और बॉबी को बचाने के लिए इन्हें ढूंढना होगा जेबी को, क्योंकि जेबी ही किसी ऐसे को जानता है जिसने डेथ से छुटकारा पा लिया था। और अच्छी बात यह है कि डार्लिन जेबी के बारे में कुछ जानती है। आयरिस डार्लिन के पास भी लेटर्स भेजा करती थी, और उन लेटर्स में जेबी का जिक्र था, जो किसी हॉस्पिटल में काम करता है। हॉस्पिटल का नाम कुछ रिवर जैसा है। डार्लिन नाम सोचने लगी तो नाम उसने बोल दिया क्लियर रिवर। बहुत स्मार्ट बन रहे हैं। क्लियर रिवर्स इस फ्रेंचाइज की सबसे चहीती कैरेक्टर है, और खास बात यह है कि उसकी डेथ हॉस्पिटल में हुई थी, फाइनल डेस्टिनेशन 2 में। खैर चार्ली ने गूगल पे सर्च करके हॉस्पिटल का सही नाम ढूंढ लिया, जो था होप रिवर। अब डार्लिन, चार्ली और स्टेफनी जेबी से मिलने चल दिए तो बॉबी भी उनके साथ हो लिया, क्योंकि उसे घर में अकेले नहीं रहना था। इस टाइम वो स्टेफनी के साथ ही सबसे ज्यादा सेफ रह सकता है, क्योंकि स्टेफनी ही डेथ वाली मैथ्स कर सकती है, यानी चेन रिएक्शन की कैलकुलेशन। वो चारों डार्लिन की आरवी में जा रहे थे कि तभी पीछे से एरिक आ गया, और उसने आरवी में से पीनट बटर का डब्बा उठा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि बॉबी को नट एलर्जी है। पीनट बटर उसकी मौत का कारण बन सकता था, जिसपे किसी का ध्यान ही नहीं गया। बॉबी को सेफ रखने के लिए एरिक भी उनके साथ चल दिया, क्योंकि एरिक तो मरने वाला है नहीं वैसे भी। अब रास्ते में डार्लिन और स्टेफनी का भी पैचअप हो गया, क्योंकि डार्लिन ने स्टेफनी की गलतफहमी दूर कर दी। डार्लिन ने बताया कि मेरी माँ ने बचपन से मुझे हर चीज में डेथ ढूंढना सिखाया था, और जब मेरे बच्चे हुए तो मेरे मन में हमेशा वही कैलकुलेशन चलती रहती कि मेरे बच्चे किन किन तरीकों से मर सकते हैं। मेरी वजह से तुम दोनों की भी लाइफ खराब हो जाती, जैसे मेरी माँ की वजह से मेरी हुई थी, इसलिए मैं दिल पे पत्थर रखकर तुम दोनों से दूर चली गई। फैमिली ऐसी है कि हर कोई अपने बड़े से हेट कर रहा है, लेकिन हर एक बड़ा छोटों के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। इस हेट को मिटाने के लिए बहुत पहले एक आविष्कार किया गया था, जिसे कहते हैं बातचीत। वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पे घूमने वाला दरवाजा था, जो साफ साफ मौत की दस्तक दे रहा था, पर जैसे तैसे डरते हुए बॉबी ने उसे पार कर लिया। फिर वो सब मॉग में पहुंचे, जहां पे उन्हें मिला जेबी, जो असल में है फ्रेंचाइज का ओजी विलियम जॉन ब्लडवर्थ, यानी टोनी टॉड। वो पहले से पूरी फैमिली को जानता था, क्योंकि उसके आयरिस के साथ अच्छे संबंध थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि आयरिस ने उसकी जान बचाई थी स्काई व्यू टावर में। विलियम ही वो सिंगर का बच्चा है जो प्रेमोनिशन में सबसे एंड में मरा था। वो टॉय ट्रेन आज भी इसके पास है, और असल में ये भी उस टावर के अंदर नहीं होने वाला था, वो तो इसकी माँ से अचानक ही अपने साथ ले गई। तभी ये भी बार बार डेथ से बचता रहा, सेम आयरिस की तरह, और उससे भी बाद में मरा प्रेमोनिशन में। बाद में आयरिस ने इसका पता लगा लिया था, और ये दोनों दोस्त बन गए थे, यानी आयरिस ने जब तक डेथ को रोक के रखा, उससे आयरिस की फैमिली तो बची ही रही, साथ में विलियम भी बचा रहा। और अब ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगा, क्योंकि आयरिस की तरह इसे भी कैंसर हो चुका है। और ध्यान देने लायक बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग के टाइम पर टोनी टॉड सच में कैंसर से लड़ रहे थे। कुछ टाइम बाद इनकी डेथ भी हो गई थी। ये इनकी आखिरी मूवी है जो इन्होंने शूट की। शूट के टाइम पर भी ये काफी तकलीफ में थे, जो कि साफ दिखाई भी दे रहा है, फिर भी इन्होंने शूटिंग पूरी की। और विलियम उन्हें बताता है कि डेथ से बचने के सिर्फ 2 तरीके हैं,
हैं। एक तरीका यह है कि किसी और की जान ले लो, फिर उस आदमी की जितनी भी लाइफ बची होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। ये तरीका आया था फाइनल डेस्टिनेशन 5 में। और दूसरा तरीका यह है कि तुम्हें मरना होगा, यानी मर के दोबारा जिंदा होना होगा, जैसा हुआ था फाइनल डेस्टिनेशन 2 में किम्बर्ली के साथ। वो पानी में डूब के मर गई थी, फिर उसे डॉक्टर ने दोबारा जिंदा कर दिया था, यानी उसका दिल रुक गया था जिसे डॉक्टर ने दोबारा धड़काया और कुछ इस तरह उसने डेथ को हरा दिया, जिसके चलते बर्क की जान भी बच गई थी। कुछ ऐसा ही अगर बॉबी करेगा तो उसके साथ बाकी सब भी बच जाएंगे। पर मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही तरीके प्रूवन नहीं हैं। इनसे डेथ रुक जाएगी, ये आज तक क्लियर नहीं हुआ। अब स्टेफनी विलियम से सवाल पूछती है कि आयरिस ने ये तरीका ट्राई क्यों नहीं किया, तो विलियम कहता है क्योंकि ये तरीका रिस्की है, कोई गारंटी थोड़ी है कि कोई दोबारा जिंदा होगा, और वैसे भी अगर कोई डेथ के साथ पंगा ले तो डेथ उसका बुरा हाल करती है, और अगर पंगा लेके हार जाए तो और भी बुरा। जब डेथ मजाक उड़ाने वाले कोई नहीं छोड़ रही तो डिजाइन के बीच में आने वाले को कैसे छोड़ देगी। ये इंपॉर्टेंट जानकारी देकर विलियम वहां से चल दिया। वो बस इनके आने का वेट कर रहा था। कई सालों से लोगों को सलाह दे रहा है, लेकिन अब आयरिस ही नहीं रही तो ये भी नहीं बचेगा, इसलिए रिटायर हो रहा है। जाते जाते विलियम ने कुछ लाइंस बोली जो कि स्क्रिप्ट में थी ही नहीं। ये लाइंस टोनी टॉड ने डायरेक्ट फैंस को बोली हैं। दुनिया से विदा लेने से पहले ही सबको गुड बाय बोल दिया था। क्या ये बस एक इत्तेफाक है कि टोनी टॉड की फाइनल मूवी एक फाइनल डेस्टिनेशन मूवी बनी? इस धरती पे फाइनल डेस्टिनेशन है क्या? डेथ। फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइज में वो डेथ को चीट करने के तरीके बताते रहे, पर आखिर में डेथ उन्हें भी ले गई। मेकर्स ने भी उनकी आग को पूरा किया है, ये अच्छी बात है। उनके कैरेक्टर को लेके हमेशा से मिस्ट्री थी कि आखिर ये विलियम ब्लडवर्थ है कौन, कहीं ये डेविल तो नहीं है। इस मूवी ने उनकी बैक स्टोरी भी बता दी। वो बस एक आम इंसान था जो खुद डेथ के पैटर्न में फंसा हुआ था, इसीलिए डेथ के बारे में इतना जानता था। अब इस फ्रेंचाइज में वो दोबारा कभी नहीं दिखेंगे, पर कम से कम उनका लोर तो पूरा हो गया। इस फ्रेंचाइज में हमेशा ही उनका रोल स्पेशल रहेगा। खैर, अब एरिक ने डिसाइड कर लिया था कि वो बॉबी को मार के दोबारा जिंदा करेगा, तभी बॉबी की जान बच पाएगी। बॉबी को नट एलर्जी है तो एरिक किसी कोई नट वाली कैंडी खिलाएगा, और उसके बाद आपको पता ही है। एक बात अच्छी ये हो गई कि अभी ये हॉस्पिटल में है तो बॉबी को दोबारा जिंदा करने में आसानी होगी। अगर कोई गड़बड़ भी हो गई तो डॉक्टर्स तो हैं ही। जब डार्लिन का परिवार मेल जोल में बिजी था, उतने में एरिक बॉबी को लेकर वहां से खिसक गया। अब ये जो मरने वाला प्लान है, इससे बॉबी थोड़ा हिचक रहा था, तो एरिक उसे समझाता है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या तो किसी और की जान लेना चाहता है, और जान लेने के बाद भी क्या पता किसी की कितनी लाइफ बची हो। ये बात वो कर रहे थे बच्चों वाले वार्ड के सामने। ये मूवी कुछ अलग ही है बाकियों से। ह्यूमर बहुत ही डार्क है। बच्चों की जान नहीं लेनी थी, इसलिए वो एक वेंडिंग मशीन के पास पहुंच गए और एरिक एक नट्स वाला पैकेट निकालने वाला था कि तभी बॉबी बीच में कूद पड़ा कि मैं तो नान खटाई खाऊंगा। तब एरिक ने उसके लिए दूसरा पैकेट चूज किया, लेकिन वो पैकेट निकला ही नहीं, बीच में ही अटक गया। गुस्से में एरिक मशीन में मुक्के मारने लगा, जिस वजह से इस मूवी में एक बार फिर से कांच चटक गया। मशीन पे साफ साफ वार्निंग दी हुई थी कि मशीन को ना तो हिलाना है और ना ही इसे टिल्ट करना है, ऐसा करने पे डेथ भी हो सकती है। पर फिर भी एरिक ने मशीन को टिल्ट कर दिया, और ऐसे तो वो पक्का गिर जाती, इसलिए बॉबी ने सहारा देकर उसे फिर से सीधा कर दिया। जिस बीच वो पैकेट निकल आया। पैकेट लेकर दोनों सामने वाले रूम में घुस गए, जिसमें MRI मशीन थी। बॉबी को अंदर छोड़कर एरिक बाहर से व्हील चेयर लेने चला गया, पर उसके दरवाजा बंद करने से कार्डबोर्ड गिर गया, जिसके गिरने से MRI मशीन ऑन हो गई। बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसका हाल चाल पूछने के बहाने एरिक चोरी से एक व्हील चेयर उठाकर ले आया, इनकेस बॉबी को इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ जाए। बॉबी ने व्हील चेयर पे बैठ के वो कैंडी खा ली, जिसका टेस्ट उसे काफी पसंद आया, पर जल्दी उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसका मानो दम घुट रहा था, जो कि उससे सहन नहीं हो रहा था। छटपटाहट में वो एरिक से अपना एपीपेन मांगने लगा, पर एरिक ने उसे दिया नहीं, क्योंकि पहले उसका मरना जरूरी है। तड़पते हुए वो इधर उधर गिर रहा था, जिसके चलते कुछ और बटन दब गए, जिससे MRI मशीन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। MRI मशीन एक बड़ी सी मैग्नेट होती है। तो एरिक के पास चार्ली का फोन आया, और जैसे ही एरिक ने फोन निकाला, मशीन ने उसका फोन खींच लिया, और उस फोन के चिपकने से ऐसा बटन दबा कि मशीन की पावर हद से ज्यादा बढ़ गई। मशीन ने एरिक की सारी पियर्सिंग्स खींच ली, कान, नाक, निप्पल्स और भी बहुत कुछ। टैटू शॉप में तो एक ही पियर्सिंग का डर था, यहाँ तो सारी निकल गई। इसके बाद पीछे रखी व्हील चेयर खींची, जिसके साथ साथ एरिक भी खींच गया, और फोर्स इतनी ज्यादा थी कि उस व्हील चेयर समेत एरिक भी तोड़ मुड़ के मशीन के अंदर फिट होके मारा गया। व्हील चेयर का स्टील उसके पेट के आर पार हो गया, जिसपे स्कल टैटू
टैटू बना हुआ था। मरना बॉबी को था, पर उससे पहले उसे दोबारा जिंदा करने वाला मर गया। हाँ, पर एपिपेन अब भी उसके हाथ में था। बॉबी ने हिम्मत करके वो एपिपेन लिया और खुद को डोज देकर वो ठीक हो गया, लेकिन तब तक बाहर की चीजें भी खींचने लगी थी, जिन्हें नोटिस करके वहां पे एक नर्स आ गई। और जैसे ही नर्स ने दरवाजा खोला, उस वेंडिंग मशीन में से एक लूज हुआ स्प्रिंग खिंच आया, जिसने सीधा ही बॉबी के सर को ब्लास्ट कर दिया। ये वही स्प्रिंग है जो मशीन को टिल्ट करने की वजह से लूज हुआ था। मशीन पे तो साफ साफ वार्निंग लिखी थी कि टिल्ट करने से डेथ भी हो सकती है। अब नहीं माने तो क्या करें। आप सोच रहे होंगे कि जब एरिक इस ब्लड लाइन का हिस्सा है ही नहीं तो फिर डेथ ने उसे क्यों मारा, क्योंकि जो डेथ के प्लान में दखल देता है उसका वो बुरा हाल करती है। विलियम ने बताया ही था, मजाक बहुत कर लिया डेथ ने। अब एरिक ने उसे सीरियस कर दिया था, इसलिए ये फ्रेश डिजाइन तैयार करना पड़ा, जिसमें दोनों भाई मारे गए। काम में आई बस 2 मशीन्स। बॉबी अगर नान खटाई की जिद ना करता और पहले पैकेट पे संतुष्ट हो जाता तो शायद ये होता ही ना, बल्कि अगर एरिक आरवी के अंदर से पीनट बटर ना फेंकता तो ना ही वेंडिंग मशीन तक आना पड़ता और ना ही एमआरआई रूम में। और इन दोनों की डेथ भी पहले ही फोरशैडो कर दी गई थी। टैटू शॉप में एरिक के पीछे एक बड़ी सी मैग्नेट दिखाई गई थी और गेट टुगेदर में बॉबी स्प्रिंग की तरह ट्रैम्पोलिन पे उछल रहा था, तो एरिक की जान मैग्नेट ने ली और बॉबी की स्प्रिंग ने। बल्कि जब एरिक मॉर्टल कॉम्बैट खेल रहा था तो उसमें भी कुछ ऐसी किल दिखाई गई थी। तो अब हार्वर्ड वाली ब्रांच खत्म हुई, अब शुरू होगी डार्लिन वाली ब्रांच। डेथ से बचने के लिए ये तीनों क्या कर सकते हैं? क्या फिर से मर के जिंदा होने वाला प्लान बनाए? मन तो नहीं कर रहा। उसके बजाय आयरिस वाले तरीके से भी तो जिंदा रह सकते हैं, आयरिस के कैबिन में बंद होकर, और उसमें तीनों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ डार्लिन अंदर बंद हो जाएगी तो दोनों बच्चे चैन से जी पाएंगे। जैसे आयरिस ने डेथ को रोक रखा था, वैसे डार्लिन रोक लेगी अपने बच्चों के लिए। वैसे भी तो इनसे दूर ही रह रही है हमेशा से, इन्हें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे एक सीन काटा हुआ है जो ट्रेलर में दिखाया था। डार्लिन हॉस्पिटल के घूमने वाले गेट में फंस जाती है, फिर आयरिस उसे बचाती है। शायद वो सीन इसमें से निकाल दिया गया है, शायद वो एक्सटेंडेड कट में रिलीज होगा। खैर, वो तीनों आखिरी बार गले मिल रहे थे कि तभी वो मनूस सिक्का किताब में से निकल के वहीं पे गिर गया और उसे उठा लिया उसी बूढ़ी औरत ने जिसके पास से एरिक ने व्हील चेयर उठाई थी। इधर वो तीनों आरवी में बैठकर कैबिन की तरफ निकल गए कि तभी रास्ते में अचानक उनके सामने से एक लॉग ट्रक गुजरा, फाइनल डेस्टिनेशन 2 की याद दिलाते हुए। इससे नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, पर सावधानी बरतते हुए डार्लिन ने ड्राइविंग स्टेफनी को दे दी। यानी कि डिजाइन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि डेथ अपने हर एक डिजाइन में स्टेफनी का खास यूज कर रही है। खैर, वो तीनों कैबिन पर पहुंचे तो उनके आते ही ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन हो गई, लेकिन साथ ही एक लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस वजह से छोटी मोटी आग लग गई। तभी हवा भी चलने लग गई थी, जो दरवाजे के होल में से होते हुए अंदर उसी गमले को हिला रही थी जिसकी रस्सी पहले मैग्नीफाइंग ग्लास ने जलाई थी। दिमाग फट गया भाई। यानी वो चेन रिएक्शन जो आयरिस ने तब रोकी थी, वो तब के लिए थी ही नहीं, अब के लिए थी। स्टेफनी ने नोटिस कर लिया था कि डेथ कुछ करने वाली है, इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए वो गेट तोड़ के सीधा अंदर घुस गई, लेकिन इस चक्कर में उसकी सीट बेल्ट जाम हो गई। पर दिक्कत की कोई बात नहीं थी, क्योंकि सारा खतरा फिलहाल डार्लिन के ऊपर है। अगर वो कैबिन में चली जाए तो किसी को कुछ नहीं होगा, इसलिए वो चार्ली के साथ जल्दी से अंदर जाने लगी। पर तभी हुआ ये कि हवा से वो गमला नीचे गिर गया, क्योंकि रस्सी तो पहले ही जली हुई थी और उसके गिरने से घर में गैस लीक होने लगी। बस तभी शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी थी, हवा के सहारे उसकी चिंगारी घर में घुस आई, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। इस वजह से आरवी पलट के पानी में गिर गई और आरवी में फंसी हुई थी स्टेफनी। डार्लिन के बाद अगला नंबर स्टेफनी का ही था, तो ब्लास्ट में डार्लिन मारी गई और लगे हाथ स्टेफनी का भी नंबर लग गया, और उसके मरते ही चार्ली भी मर जाएगा, उसका भी इंतजाम हुआ पड़ा है। ऐसा सबको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि डार्लिन अभी जिंदा है, इसलिए स्टेफनी और चार्ली को कोई खतरा नहीं है। डार्लिन ने चार्ली को फ्री करके बोला कि अपनी बहन को बचाओ, मैं जिंदा रहने की कोशिश करूंगी। ये बात वो पूरी बोल पाती उससे पहले ही एक लैंप पोस्ट ने उसके ऊपर गिरकर उसके चीथड़े कर दिए। यानी अब स्टेफनी को खतरा है। उसे बचाने के लिए चार्ली भी पानी में उतर गया, और ये काम वो बड़ी समझदारी से कर रहा था, क्योंकि उसने कुछ महीने पहले लाइफ गार्ड क्लासेस ज्वाइन की थी। कोशिश तो चार्ली ने बहुत की, लेकिन आखिर में स्टेफनी ने दम तोड़ दिया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मगर कुछ देर बाद ही उसकी आंखें फिर से खुली, क्योंकि चार्ली ने उसे सीपीआर देकर दोबारा जिंदा कर दिया था। यानी कि उन्होंने डेथ से छुटकारा पा लिया, मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर एक नई लाइफ, मतलब के डेथ के जाल से छुट्टी। अब दोनों भाई बहन मजे में लाइफ जिएंगे, ऐसा
ऐसा उन्हें लग रहा था। एक हफ्ते बाद चार्ली की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी तो वो स्टेफनी के साथ पहले अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के घर पहुंचा उसे लेने, और जेनी का घर था उसी रिहायशी एरिया में जहाँ पे कभी स्काई टावर हुआ करता था, उसी ट्रेन ट्रैक को पार करके जिसके ऊपर डाइवर्जन भी है, जहाँ से कभी आयरिस और पॉल गुजरे थे अपनी रेड कार में। हैरानी की बात है कि आज भी वहां से सेम कार गुजरी है लेकिन दूसरी साइड। और थोड़ा ध्यान दो तो चार्ली कुछ वैसे ही तैयार हुआ है जैसे पॉल हुआ था। स्टेफनी उसके कोट पे लगा हुआ गुलाब सेट करने लगी तो उसकी उंगली में कुछ चुभ गया, सेम जैसे चुभा था आयरिस की उंगली में। 1968 में जो हुआ था वो रिपीट हो रहा है। स्टेफनी का सपना सच हो रहा है लेकिन अलग डिजाइन के साथ। पहले तो स्टेफनी को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि डेथ को तो हरा दिया ना, पर यही तो उन्हें नहीं पता। जेनी के डैड डॉक्टर रेडिक ने आकर उनकी गलत फहमी को दूर किया। उसने बताया कि स्टेफनी मरी नहीं थी, वो बस बेहोश हुई थी और चार्ली उसे होश में लेकर आया था। यानी कि इन्होंने डेथ को नहीं हराया, ये अब भी डेथ के लिस्ट में है बल्कि उसके मेन डिजास्टर का पार्ट है। वो डिजास्टर जो तब शुरू हो चुका था जब स्टेफनी वापस अपने घर आई थी। आयरिस के पास जाना, आयरिस का स्टेफनी को किताब देना, उसमें जेबी का जिक्र होना, फिर जेबी के पास जाना, वहां पे किताब से उस सिक्के का गिर जाना और फिर उस बूढ़ी औरत का सिक्के को उठा लेना, ये सब मेन डिजास्टर के लिए चेन रिएक्शन थी। और बोनस चीजें डेथ ने इसमें ये फिट की कि इसी बीच पूरी ब्लड लाइन भी मिटा दी। आखिरी झटका छोड़ा स्टेफनी और चार्ली के लिए जो कुछ ज्यादा होशियार बन रहे थे। जब जेनी घर से बाहर आई तो वो सजी हुई थी एकदम आयरिस की तरह, और जेनी से चार्ली मिला था उसी लाइफ गार्ड वाली क्लासेस में, यानी वो भी डेथ के प्लान का पार्ट था। यहाँ तक कि जिस बूढ़ी औरत ने वो सिक्का उठाया था वो भी उसी एरिया में है। कुकी खरीदने के लिए उसने पर्स खोला तो वो सिक्का निकल कर दौड़ने लगा। चलता नहीं बस दुकान पे, बाकी दौड़ता भी है और उड़ता भी है, सब कुछ करता है। जैसे अभी उसे ट्रेन ट्रैक के डाइवर्जन में जाके फिट हो गया, जिस वजह से पटरी पूरी डाइवर्ट नहीं हो पाई। हवा चलने लगी थी जो कि स्टेफनी को इशारा कर रही थी कि डेथ आ चुकी है। इस मूवी में डेथ हवा पे सवार होके आती है। बस तभी उधर से माल गाड़ी आ गई जिसपे लकड़ी के बड़े बड़े लॉक्स लदे हुए थे, और उस सिक्के की वजह से वो पटरी से उतरकर रोड तक आ गई। रोड पर सिर्फ स्टेफनी और चार्ली थे। दोनों जान बचाकर भागे तो जान उनकी बच भी गई क्योंकि ट्रेन पूरी रुक चुकी थी। पर तभी पीछे से वुडन लॉक्स आ गए जिन्होंने एक एक करके दोनों को क्रश कर दिया, और इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई पूरी ब्लड लाइन को निपटा के। ये ट्रेन ट्रैक वाला सीन फाइनल डेस्टिनेशन में था, ट्रेन डिरेल होने वाला सीन फाइनल डेस्टिनेशन 3 में था, और लॉक से मौत हुई थी फाइनल डेस्टिनेशन 2 में। बल्कि हरी ट्रेन हमें टावर वाले प्रेमोनिशन में भी दिखा दी गई थी विलियम के हाथ में। डेथ ने उसी से नया डिजाइन बना दिया। यहाँ तक कि डार्लिन ने भी स्टेफनी को बोला था कि आयरिस के बिलीव्स की वजह से अपनी लाइफ डिरेल मत कर लेना। और एक बात मैं बताना भूल गया, आयरिस भी वैसे ही मरी जैसे वो प्रेमोनिशन में मरने वाली थी। एक बार उसके मुंह के आर पार हो गया, और टावर में जो रिसेप्शनिस्ट था उसने पॉल को बोला था यू आर टीयरिंग मी अपार्ट। फिर लिफ्ट ने उसे सच में टीयर कर दिया था। मूवी के एंड में हमें वो सिक्का आयरिस की रिसर्च पे चलते हुए दिखाया गया है, यानी ब्लड लाइंस के ऊपर। ये सीधा सीधा हिंट है अपकमिंग मूवीज का। कई सारी ब्लड लाइंस और भी हैं जिन्हें डेथ ने मिटाया था। आने वाली मूवीज में उन्हें दिखाया जा सकता है, और इनमें काफी खतरनाक डिजास्टर्स की तरफ हिंट दिया जा रहा है, जैसे कि फैक्ट्रीज और वाटर पार्क। अगला पार्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जितना अच्छा ये मूवी परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से जल्दी हो जाएगा। हालांकि फिर भी मूवी जल्दी नहीं आएगी क्योंकि इस फ्रेंचाइज की मूवी को बनाने में कम से कम 3-4 साल तो लगते ही हैं। ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई, जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे अच्छी निकली, वरना आजकल फ्रेंचाइज रिवाइवल उतना अच्छा नहीं हो पा रहा। एक्सॉर्सिस्ट देख लो, इंसीडियस देख लो, पेट सेमेटेरी देख लो, एग्जांपल्स बहुत हैं। पर अच्छी बात यह है कि इधर से फाइनल डेस्टिनेशन रिवाइव हो चुकी है और उधर से इविल डेड। दो ही ऐसे यूनिवर्स हैं जिनमें एंडलेस पोटेंशियल है और दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं। और क्या चाहिए। इस वीडियो से आप समझे होंगे कि मूवी जितनी दिखती है उससे कई ज्यादा ब्रिलियंट है, कई ज्यादा स्मार्ट है। बहुत से लोग इसे फ्रेंचाइज की बेस्ट मूवी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन 2, 5 और 1 इससे ऊपर है। 3 और 4 से ये नो डाउट बेटर है, लेकिन ये अब तक की सबसे मीनेस्ट फाइनल डेस्टिनेशन मूवी है, इसमें कोई शक नहीं। पूरी फिल्म में डेथ ने उन लोगों को डिसीव किया और मेकर्स ने हमें। ऐसी डेथ्स पूरी फ्रेंचाइज में पहली बार दिखाई गई हैं, बहुत ही ज्यादा मीन। एंडिंग ही देख लो। और इसमें विलियम ब्लडवर्थ की स्टोरी भी कंप्लीट कर दी गई है। आखिर में स्पेशल मेंशन भी दिया है। हर एक फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की तरह इसने भी कई सारे डर बैठा दिए हैं लोगों के मन में, जैसे कि हाइट का और ग्लास ब्रिजेस का, बर्फ चबाने का, ईयरफोन लगा के रोड पे चलने का, और सबसे मेन है MRI मशीन्स का। आप कहां पे सावधानी बरतोगे वो बता देना। अब ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस मूवी ने फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइज को कंप्लीट कर दिया है। इसने फ्रेंचाइज में 2 एडिशन किए हैं, एक तो प्रीक्वल के तौर पे बैक स्टोरी बताई है पूरे यूनिवर्स की, और दूसरा उस यूनिवर्स को क्लोज किया है ब्लड लाइन खत्म करके। इस मूवी के अंदर 2 टाइमलाइंस हैं, पास्ट
पास्ट और प्रेजेंट। अब जो भी फाइनल डेस्टिनेशन मूवी बनेगी उसमें कोई बीच की ब्लड लाइन दिखाई जाएगी, वरना टेक्निकली ये फ्रेंचाइज पूरी हो चुकी है अनलेस इसे रीबूट किया जाए, जो कि किया भी जा रहा था। अब इसकी मेकिंग पर बात कर लेते हैं। 2011 में फाइनल डेस्टिनेशन 5 की रिलीज से पहले टोनी टॉड ने बताया था कि अगर ये 5th पार्ट कामयाब रहा तो बैक टू बैक 2 सीक्वल शूट होंगे, जो कभी हुए नहीं। ऐसे ही कई साल निकल गए। फिर जनवरी 2019 में कहीं जाकर ये मूवी अनाउंस हुई थी और ये एक रीबूट होने वाली थी। इसे लिख रहे थे पैट्रिक मेल्टन और मार्कस डंस्टन, जो लिख चुके हैं सॉ 4, 5, 6 और 7। इनके अलावा द कलेक्टर और द कलेक्शन। यानी राइटर्स ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी किस्मत कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। 2012 में द कलेक्टेड अनाउंस की थी इन्होंने, 2025 आ गया पर वो मूवी नहीं आई। सेम हुआ था इस मूवी के साथ, बाद में दोनों को निकाल दिया गया। यहाँ तक कि आने वाली सॉ 11 भी यही दोनों लिख रहे थे और वो मूवी भी अब कैंसिल हो चुकी है। कुछ ऐसा हाल चल रहा है। खैर, पहले ये मूवी फोकस करती फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के ऊपर, जैसे कि मेडिक्स, फायर फाइटर्स, पुलिस वाले, जिनके एक्शंस पे डेथ निर्भर करती है। और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन इसे बदल दिया गया। 2021 खत्म होते होते राइटर्स बदल गए और 2022 आते आते ये कहानी शुरू हो चुकी थी, जो कि बाकी मूवीज से कनेक्टेड है। फिर अब 2025 में जाके ये रिलीज हुई है और अच्छी बात यह है कि थिएटर्स में रिलीज हुई, वरना पहले सीधा स्ट्रीमिंग पे आने वाली थी। पर जब इविल डेड की सफलता देखी, जो कि इसी की तरह स्ट्रीमिंग पे आने वाली थी, तो इसे भी थिएटर्स में लगा दिया, वो भी बहुत तगड़ी मार्केटिंग के साथ, कई सारी भाषाओं में डब करके। पुराने फैंस को भी बड़ा सुकून पहुंचाया है और जो नए फैंस बने हैं वो तो बने ही हैं। अब बात करते हैं इस मूवी में दिखाए गए डेथ के पैटर्न के बारे में। आपको पता ही है कि हर एक मूवी में डेथ का पैटर्न कुछ अलग होता है। किसी में डेथ सीधी चलती है, किसी में उल्टी चलती है, किसी में कुछ, किसी में कुछ। पर इसमें डेथ एज वाइज ब्लड लाइन को मिटाती है, जो कि बहुत सही पैटर्न है। लेकिन ये बाकी मूवीज के साथ फिट नहीं बैठता, क्योंकि बाकी मूवीज में दोस्तों का एक ग्रुप मरा है, उसमें ना तो कोई एज फैक्टर रहा और ना ही कोई ब्लड लाइन फैक्टर। यहाँ तक कि जो मरने वाले लोग थे उनके माँ बाप भी जिंदा थे, तो ये ब्लड लाइन वाला एंगल तो निकल जाता है सीधा ही। तो अगर इसकी सेंस बनानी है तो आने वाली मूवीज में इसका कोई लॉजिक देना होगा, वरना अभी तो ये पैटर्न पूरी फ्रेंचाइज के हिसाब से सेंस नहीं बना रहा। और डेथ ने इसमें क्या किया, क्यों किया, वो भी आप समझ गए। ये एक पूरा सर्कल था। उस दिन टावर गिरने वाला था और कई सारे लोग मरने वाले थे, पर बीच में आ गई आयरिस, जो कि डेथ के प्लान में थी नहीं। तो डेथ ने उसे खुद प्रेमोनिशन दिखाया कि देख ले ये सब होने वाला है, अब निकल जा यहाँ से, तेरी मौत इनमें नहीं लिखी। पर निकलने के बजाय आयरिस ने पूरा डिजास्टर ही रोक दिया, जिस वजह से डेथ को बाद में कई सारे डिजास्टर्स करने पड़े। और वो ट्रेन जो पटरी से उतरी उसे आप आखिरी डिजास्टर समझो, क्योंकि उससे सर्कल पूरा हो चुका है, ब्लड लाइन खत्म हो चुकी है, अनलेस ये विलियम ब्लडवर्थ के भी बच्चे करवा दें। इस मूवी में ये भी हिंट दिया है कि प्रेमोनिशन खुद डेथ दिखाती है, क्योंकि उसे मजे लेने का शौक है। जैसे कि मैंने फाइनल डेस्टिनेशन 5 वाली वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कैरम बोर्ड वाला। डेथ एक प्रो प्लेयर है जिसे सारे शॉट्स मालूम है, तो वो कुछ नया ट्राई करने से नहीं हिचकती, क्योंकि अगर नए शॉट से गोटी नहीं भी गई तब भी वो अगली चाल चल के गोटी को ले जाएगी, और गोटी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे जाना ही पड़ेगा। उछल के अगर कैरम बोर्ड के बाहर भी चली गई तब भी दोबारा अंदर ही रखी जाएगी। इस केस में गोटी है हम और कैरम बोर्ड है ये धरती, हम आए हैं तो हमें जाना ही है। डेथ निश्चित है। इजीएस्ट एग्जांपल दिया था मैंने, जो आज से हो गया 5 साल बाद। अब बात करते हैं इस मूवी के लॉजिक्स में जो कमी है उसके बारे में। डेथ से बचने के जो 2 तरीके विलियम ने बताए वो कारगर है या नहीं, ये आज तक साबित नहीं हो पाया, इवन इस मूवी में भी नहीं। विलियम ने किम्बरली का एग्जांपल दिया था, जो कि सेकंड पार्ट में बच गई थी, लेकिन थर्ड पार्ट का एक स्पेशल डीवीडी एडिशन है जिसमें एक न्यूज़पेपर से हमें पता चलता है कि किम्बरली और बर्क दोनों मर चुके हैं, वो भी डेथ को नहीं हरा पाए। यानी ये तरीका काम नहीं करता। और दूसरा तरीका किसी और की जान लेने वाला, वो भी काम नहीं करता, क्योंकि 5th पार्ट में कोई बचा ही नहीं था। उस तरीके को अप्लाई करने वाले भी मर गए थे। तो किम्बरली वाले एग्जाम्पल से तो यही पता चलता है कि ना तो विलियम को सब कुछ पता था और ना ही आयरिस को। पर गड़बड़ यह है कि मूवी ने एक गलती कर दी। किम्बरली और बर्क मरे थे एक वुड चिपर एक्सीडेंट में, जिसके बारे में क्लियरली विलियम नहीं जानता और ना ही आयरिस जानती है, क्योंकि उसने किताब में लिखा हुआ था जे भी किसी को जानता है जिसने डेथ को मात दी, है ना। लेकिन उसी किताब में आयरिस ने डेथ की सभी चालों के बारे में लिखा हुआ था, वो भी हादसों की ड्राइंग्स के साथ। तो उन्हीं में से एक ड्राइंग थी वुड चिपर की, जिससे किम्बरली और बर्क मरे थे। ये हो गई बड़ी गलती। अब इसे सुधारेंगे कैसे वो नहीं पता, और सुधार के करना भी क्या है। ब्लड लाइन्स तो सारी खत्म हो गई। इस मूवी ने एक और बड़ा लॉजिक खत्म कर दिया। ये जो नई लाइफ वाला है क्या, इसी में से एक लॉजिक निकला था कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी बच्चे को जन्म देगी तो उससे डेथ का प्लान खत्म हो जाएगा, क्योंकि नई लाइफ ही डेथ को हरा सकती है। पर इस मूवी ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें डेथ ने बच्चों के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जो भी रडार में है सब मरेंगे।
सारी बातें हो गई तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $50 मिलियन के बजट में अब तक ये कमा चुकी है $102.7 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी बात है। कई सारे रिकॉर्ड्स इसने तोड़ दिए हैं। फ्रेंचाइज की बेस्ट रिव्यूड फिल्म बन चुकी है, हाईएस्ट रेटेड बन चुकी है और बेस्ट ओपनिंग भी इसी की है। इसके ट्रेलर पे 24 घंटे में 178 मिलियन व्यूज हो गए थे, जिससे मोस्ट वॉच हॉरर मूवी ट्रेलर्स में सेकंड नंबर पर आ गई इट के बाद। ओवन पैट्रिक जॉयनर यानी कि बॉबी को रियल लाइफ में भी जानलेवा पीनट एलर्जी है। फ्रेंचाइज की पुरानी फिल्मों में ऐसा होता था कि कैरेक्टर्स का डेथ सीन उसे प्ले करने वाले एक्टर के शूटिंग के लास्ट दिन पे शूट होता था, लेकिन इस फिल्म में उल्टा हुआ। पहले दिन ही एक्टर्स का डेथ सीन शूट हुआ और टोनी टॉड को उनके सीन के लिए पूरी आजादी दी गई थी, जिसका यूज करके टोनी ने अपने करियर की आखिरी स्पीच दी और डायरेक्ट अपने फैंस को एडवाइस दी। ये सबसे लंबी फाइनल डेस्टिनेशन मूवी है और 14 सालों में ये पहली फाइनल डेस्टिनेशन मूवी है। 71 साल की स्टंट वुमेन वेटे फर्ग्यूसन रिटायरमेंट से बाहर आई इस फिल्म में फायर स्टंट करने के लिए। जो टावर में कुक मिसेस फुलर को आग लगा देता है वो सीन। डायरेक्टर के मुताबिक ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ओल्डेस्ट पर्सन जिसे कैमरा पे जलाया गया। चार्ली यानी कि टी ओब्रायन ने डेवन सावा के बेटे का रोल किया है चकी सीरीज में और डेवन सावा लीड एक्टर थे फाइनल डेस्टिनेशन में। रोल मिलने की खबर टीओ ने सबसे पहले डेवन को दी थी। इस मूवी में जो ओरिजिनल प्रेमोनिशन था वो एक रिवर बोट पे होने वाला था और वो 1950s में बेस्ड होता। जिस सीन में स्टेफनी भागते हुए ट्रक पे चढ़ जाती है, उस सीन में उन्हें सख्त मना किया गया था कि ट्रक से दूर रहना, फिर भी वो ट्रक पे चढ़ गई। ऐसी बाकी एक्टर्स ने भी इसमें बहुत कुछ इम्प्रोवाइज किया और वो सब कुछ फिल्म में रखा गया है, मतलब कि ज्यादातर। पहले एरिक और जूलिया की डेथ्स भी अलग होने वाली थी। एरिक एक लाइव स्ट्रीमर होता जो कोई वीआर गेम खेलते हुए लाइव मारा जाता और जूलिया को मॉन्स्टर ट्रक्स का शौक होता, जिनमें से एक उसके मुंह पे फट जाता। क्रिएटिव फ्रीडम बहुत है इस फ्रेंचाइज में। पहले फैमिली गेट टुगेदर भी एक रेस्टोरेंट में होने वाला था, ना कि घर में। पहले इस फिल्म में किम्बर्ली नजर आने वाली थी पर डायरेक्टर ने इससे मना कर दिया। डायरेक्टर तो ये भी कह रहे हैं कि इस मूवी का पिछली 5 मूवीज से कोई लेना देना नहीं है, जबकि किताब में उन मूवीज के डिजास्टर दिखाए गए हैं और न्यूज़पेपर कटिंग्स में भी हमने देखा कि बहुत कुछ रेफरेंसेस है पिछली मूवीज से। फिर भी डायरेक्टर्स पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं। अगर लेना देना कर देंगे तो ब्लड लाइन्स वाला लॉजिक फेल हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। क्योंकि पिछली मूवीज में जो लोग मरे उनके माँ बाप तो जिंदा थे, तो इसका कोई ना कोई लॉजिक इन्हें निकालना ही पड़ेगा, वरना ये सब मूवी में दिखाते ना जो दिखाया। यहाँ तक कि किम्बर्ली का नाम तक ले लिया तो कनेक्टेड कैसे नहीं है? किम्बर्ली किस पार्ट में थी? विलियम ब्लडवर्थ साक्षात है इसमें, तो डायरेक्टर्स बचेंगे कैसे? अब इस फ्रेंचाइज में प्रेमोनिशन देखने वाले जेंडर्स इक्वल हो चुके हैं, 3 मेल और 3 फीमेल। इस फिल्म का किल काउंट है 8। ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। गाइज मैंने बहुत कुछ इस वीडियो में से काट के निकाल दिया है, फिर भी ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी है। इस चैनल की अब तक की सबसे बड़ी वीडियो है, पर फाइनल डेस्टिनेशन के लिए इतना तो बनता ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और कुछ जानने को मिला तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आपने मूवी थिएटर में देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। वरना सब ये जरूर बताना कि सबसे ब्रूटल डेथ कौन सी लगी सबको। ऐसी और डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हो। ये काम मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ और आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर दो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लेना, ताकि यूट्यूब भी कोई डिजाइन बनाए नोटिफिकेशंस भेजने का, और कब तक नहीं भेजेगा। इसके अलावा ज्यादा कनेक्टेड रहना है तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी कि कौन सी मूवीज आने वाली है और कौन सी वीडियोस। इसके अलावा बाकी जगहों पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। दिन रात जाग के ये वीडियो बनाई है, आई होप ये वर्थ इट रही होगी। वेट करने के लिए सबका धन्यवाद। जल्दी ऐसी किसी और वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए सबको बाय।